हेलो बच्चों। तो बच्चों कैसे हो आप लोग आज? तो बच्चा आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 12th की रिलेशंस एंड फंक्शंस जो टॉपिक है, जो चैप्टर है, उसका वन शॉट और बहुत ही डिटेल्ड वन शॉट मैं आपके साथ शेयर करूंगा आज इस वीडियो में। और सारे के सारे थ्योरी और कॉन्सेप्ट साथ के साथ बहुत सारे क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे। और बच्चे एक चीज़ का गारंटी है कि अगर आप ये सेशन को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक अच्छे से देख लेते हो तो आपको आगे कभी भी थ्योरी देखने की ज़रूरत इस चैप्टर की नहीं पड़ेगी। ऑब्वियसली क्वेश्चन प्रैक्टिस तो हमेशा मैथ्स में कम पड़ती है, इनफाइनाइट क्वेश्चन प्रैक्टिस की ज़रूरत है अगर आप मैथ्स में चैंपियन बनना चाहते हो तो। ठीक है, चलिए तो बिना हम लोग किसी डिले के स्टार्ट करते हैं सेशन को। और यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोग आज क्या क्या करने वाले हैं। तो हम लोग करेंगे क्लास 11th का सबसे पहले एक बहुत ही डिटेल्ड रिवीजन। मैं आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट, फिर ये सब का मैं कुछ कुछ आपको चीज़ें बता दूंगा जिनका क्लास 11 थोड़ा सा वीक रह गया है या फिर जिनको रिकॉल करना है, तो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा ये जो स्टार्टिंग का रिवीजन है। क्योंकि डायरेक्टली अगर मैं रिलेशंस बताऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जिनका क्लास 11 वीक है उनको समझ में नहीं आएगा। इसलिए थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट उसी का एक पार्ट है क्लास 11 का। फिर रिलेशंस देखेंगे, उसके टाइप्स देखेंगे, और गणित का सेशन है। तो भाई साहब क्वेश्चन तो बहुत सारे होंगे, नो डाउट, है ना। क्वेश्चंस तो बहुत सारे होंगे, लेकिन क्वेश्चंस जो हैं वो हमेशा कम पड़ते हैं, इसलिए आप एनसीईआरटी को पूरा बना लें। एनसीईआरटी जो है आपका पहला टारगेट होना चाहिए, उसके बाद आप किसी अदर किताब पे जंप करना। एनसीईआरटी को आपको फुल बनाना है। एग्जाम्पल्स जो गिवन होते हैं और साथ के साथ थ्योरीज जितनी भी हैं उनको एक बार देख लेना। हालांकि थ्योरी मैं आपके लिए लिख के लाया हूँ पूरी, लेकिन स्टिल एनसीईआरटी में आप प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छे से कर लो। जो लोग जेई के लिए कर रहे हैं उन लोग के लिए भी एनसीईआरटी बहुत रिलेवेंट है भाई। जेई के अंदर जो कॉन्सेप्ट्स है वो एनसीईआरटी से भी आते हैं। तो ये गलत फहमी में ना रहे हैं कि एनसीईआरटी तो बोर्ड के लिए है, नहीं, गलत बात है। एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत सारे जेई के अंदर देखे जा रहे हैं कुछ सालों में। तो बहुत रिलेवेंट बन गई है एनसीईआरटी फिलहाल, बोर्ड के लिए भी और जेई वालों के लिए भी। ठीक है, चलिए फिर हम लोग फंक्शंस देखेंगे और टाइप्स ऑफ फंक्शंस, कंपोजिट फंक्शंस जो एफ ऑफ जी, फॉग, है ना, गॉफ, ये सब होता है, ये सब हम लोग देखेंगे। कोई टेंशन मत लो, अगर नहीं भी आता है सब कुछ सीखेंगे एकदम बेसिक से। फिर ढेर सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। चलिए तो हम लोग चलते हैं, फिलहाल स्टार्ट करते हैं सेशन को धुआंधार तरीके से। सर कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? 11th में पढ़ा था सर, एकदम मजा आ गया था जब स्टार्टिंग में पढ़ा था, अरे इतना आसान। उसके बाद सर पता चला कि नहीं यार, आसान तो नहीं है, दिक्कत बहुत देता है ये चीज़, है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट। दिक्कत वाली कोई बात नहीं है बेटा, बहुत सिंपल चीज़ है। देखो, मान लो दो सेट है, सेट ए, और इसके अंदर दो एलिमेंट्स है, मान लो ए कॉमा बी। सेट ए में दो एलिमेंट्स लिए हैं, ठीक है। सिमिलरली सेट बी में दो एलिमेंट्स लेते हैं, सी कॉमा डी ले लो। अब सर कार्टेशियन प्रोडक्ट कुछ नहीं होता, दोनों को एक बीच में क्रॉस लगा दो और दोनों के एलिमेंट्स का पेयर बना दो। क्या बोले सर, फिर से बोलिए, समझ में नहीं आया। देखिए, आप मल्टीप्लिकेशन करते हो तो कैसे करते हो? इस तरह से करते हो ना, ए को पहले आप ए से मल्टीप्लाई, ए को पहले ए से मल्टीप्लाई करते हो फर्स्ट एलिमेंट से, मतलब यहाँ का फर्स्ट एलिमेंट को यहाँ के फर्स्ट एलिमेंट से करते हो। फिर यहाँ के फर्स्ट एलिमेंट को यहाँ के सेकंड एलिमेंट से करते हो। फिर यहाँ के सेकंड एलिमेंट को यहाँ के फर्स्ट एलिमेंट से करते हो। फिर इसको सेकंड वाले को इससे करते हो, है ना। ए को पहले आप सी से करोगे, फिर ए को आप डी से करोगे, उसके बाद बी को आप डी से सी से करोगे, सॉरी, बी को सी से करोगे, उसके बाद बी को आप डी से करोगे। तो बस यही चीज़ करनी है, वो मल्टीप्लिकेशन वाली ही करनी है, लेकिन एक पेयर में लिखना है आपको, वो पेयर में लिखना है बच्चे। देखिए, तो कैसे लिखोगे, एक ब्रैकेट लगा दो यहाँ पे, ए कॉमा सी, पहला मैंने पेयरिंग कर दिया ए और सी का। फिर सर ए कॉमा डी, ए को और दूसरे, मतलब पहले वाले को दूसरे वाले के साथ कर दिया, दूसरे के। और उसके बाद सर बी को सी के साथ किया, दूसरे वाले को दूसरे सेट के पहले वाले से कर दिया। और उसके बाद सर लास्ट वाले को उससे कर दिया, लास्ट लास्ट के बी कॉमा डी। देखिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट बन गया, इसी को बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, ये बड़ा अजीब लग रहा है यार, इसको चेंज कर देते हैं, रुको। अरे भैया, हाँ, तो इसको यहाँ पे, ठीक है। तो इसी को कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। बेसिकली आप दोनों सेट की पेयरिंग कर देते हो आपस में, और तीन तीन एलिमेंट्स की भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने सिर्फ एग्जांपल लिया है। ठीक है, जितने एलिमेंट्स हैं उनकी आप पेयरिंग करो, कोई इश्यू वाली बात ही नहीं है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स के फॉर्मूला की तरफ। तो सिंपली यहाँ पे मान लेते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यहाँ पे दो सेट ले लेते हैं, चलो सेट ए, वही एग्जाम्पल ले लेता हूँ फिर से, ए कॉमा बी, और सर बी सेट ले लेते हैं, सी कॉमा डी। ठीक है, अब सर नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट ए के अंदर कितना है? एक, दो, दो एलिमेंट्स दिख रहा है ना। सेट बी के अंदर भी दो, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऐसे लिखते हैं इसको एन, और ये ब्रैकेट में ए लिखते हैं, ये दो है। अरे भैया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए दो एलिमेंट्स। सिमिलरली नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी कितना है सर? ये भी दो है।
तो सर जब आप इसकी पेयरिंग करोगे उसमें एलिमेंट्स कितना आएगा? तो उसका फॉर्मूला है बेटा m क्रॉस n, यानी कि अगर इसके अंदर m एलिमेंट्स है सेट ए के अंदर, सेट बी के अंदर n एलिमेंट्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स m क्रॉस n यानी कि m इंटू n हो जाता है। यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस केस में कितना आ जाएगा a क्रॉस b में? 4 आ जाएगा, 2 इंटू 2, है ना? दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दूसरा एग्जाम्पल देखिए फटाफट। अगर यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक सेट में गिवन है, मान लो सेट x है, उसके अंदर बेटा 5 एलिमेंट है, और सेट y है, उसके अंदर मान लो 10 एलिमेंट है। तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक्स क्रॉस वाई, ये यार ये तो क्रॉस जैसा ही दिखेगा अभी, चलो कोई नहीं, समझ लेना। एक्स क्रॉस वाई कितना हो जाएगा? 5 इंटू 10 इज इक्वल टू 50। दोनों को बस मल्टीप्लाई कर देना आपको, ठीक है? तो ये आई होप सो समझ में आपको आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे अब देखते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था कि पेयरिंग कैसे करते हैं, तो इसी को हम लोग बेसिकली जो होता है ना कि ऑर्डर्ड पेयर्स होता है, जब हम इसको पेयरिंग करते हैं तो ये जो निकल के आता है ना एक्स कॉमा वाई, देखो इसी फॉर्मेट में निकला, तो ये ऑर्डर्ड पेयर्स होता है कि आपने इसको 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 इसके साथ किया था, इसको इसके साथ किया था, तो ये बेसिकली ऑर्डर, एक ऑर्डर में आपने किया, तो इसको हम लोग ऑर्डर्ड पेयर्स बोलते हैं। अब सर यहाँ पे ये क्या कहना चाह रहा है कि क्या होता है ना कि जनरली हम लोग को आदत होती है मैथ्स वाली कि सर 2 इंटू 3 जो होता है ना वो 6 होता है। मैं बोला बढ़िया। अब सर 3 इंटू 2 जो होता है ना वो भी 6 होता है, लेकिन सेट के भाषा में ना ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, मेरी बात समझो कैसे। देखो मान लो सेट ए के अंदर, यहाँ पे फिर से मैं वही एग्जांपल ले लेता हूँ। सेट ए लिया मैंने, ठीक है, इसके अंदर मैंने 2 एलिमेंट्स लिए ए कॉमा बी। अब सर सेट बी लिया मैंने, ठीक है, इसके अंदर मैंने ले लिया सी कॉमा डी। ठीक है, ये मैंने 2 चीज़ ले ली। अब सर इसका जो हम पेयरिंग लिखते हैं, तो अब जो आप पहला पेयर लिखते हो ना, अभी तो मैंने आपको लिख के दिखाया था कि ए क्रॉस बी जो होता है ना, उसके अंदर पहला एलिमेंट क्या आएगा बच्चे? ए कॉमा सी आएगा, ए कॉमा सी, और फिर ऐसे ही आपका जो आप लिखते हो ए कॉमा डी, फिर बी कॉमा सी, फिर बी कॉमा डी, वही चीज़ आएगा। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे यही कहना चाह रहा है ना कि ए कॉमा सी जो होता है ना बच्चे, ये जो है सी कॉमा ए के बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। आप ये वाली गलती मत करना, मतलब ये बिल्कुल सही लिखा है, नॉट इक्वल्स टू लिखा है। ठीक है? और क्योंकि जनरली आदत मैथ्स वाली होती है कि सर 2,3 होगा, तो सर ये क्या 3,2 के बराबर है सर? तो बेटा सेट की लैंग्वेज बराबर नहीं है, नॉट इक्वल्स टू है। ठीक है? नॉर्मली आप मल्टीप्लाई करते हो, दोनों इक्वल है मानता हूँ, लेकिन ऐसे सेट के भाषा में ये इक्वल नहीं होता है। तो इसी को यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा नोट्स में भी, कि जो नोट दैट यहाँ पे लिखा है मैंने कि ए क्रॉस बी जो होता है वो बी क्रॉस ए के जो है इक्वल्स नहीं होता है ना? क्योंकि ये जो आपने लिख दिया ना सी कॉमा ए, ये बी क्रॉस ए हो गया। अगर आप बी का क्रॉस लोगे ए के साथ, यानी कि बी को आप बी की पेयरिंग कराओगे ए के साथ पहले, तो इसके अंदर बेटा आएगा ये आपका, इसके अंदर आएगा सी कॉमा ए, क्योंकि पहला एलिमेंट क्या हो जाएगा सी, और उसको ए के साथ आप करोगे तो बी क्रॉस ए में सी आएगा। फिर उसके बाद आपका सी को बी के साथ करोगे, फिर डी को ए के साथ करोगे, डी को बी के साथ करोगे, तो बी क्रॉस ए का बात हो गया। तो दोनों ऑब्वियसली इक्वल नहीं होते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया सर। ओके, एक क्वेश्चन आ गया यहाँ पे हमारे पास कि यहाँ पे इसके लिए आपको यूनिवर्सल रिलेशन मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। एमटी, ओके, मैं पहले टाइप्स करा देता हूँ आपको। ठीक है, चलो पहले मैं आपको टाइप्स करा देता हूँ, उसके बाद ये क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि इसके अंदर यूनिवर्सल रिलेशन और एम्प्टी रिलेशन की बात की गई है। चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे, हाँ, नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन। चलिए अब हम रिलेशन के अंदर एंटर कर रहे हैं कि बेटा रिलेशन क्या होता है। अब ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिलेशन। ठीक है, क्या होता है? देखिए सबसे पहली बात कि बच्चे रिलेशन को हम लोग कैसे लिखते हैं, और ये जो लिखा रहता है ना भाषा, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, सर इसको आप प्रूफ करो, समझ में नहीं आती सर, सिर्फ रट लेते हैं क्योंकि एनसीईआरटी में बड़ा बड़ा लिखा होता है ये, और सारे टीचर यही पूछते हैं कि रिलेशन क्या होता है। आप बोल दोगे सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, बोलेंगे हाँ बिल्कुल सही, लेकिन मीनिंग क्या होती है इसकी? देखिए बहुत ही बेसिक से बता रहा हूँ मैं इतने, ठीक है? अब रिलेशन जो होता है बेसिकली वो एक सेट के अंदर से ही बनता है बेटा, 2 सेट के अंदर से। देखिए कैसे, मैं अगर आपको बोलता हूँ कि जो सेट ए है, मान लेते हैं एक सेट है ए, इसके अंदर बेटा हम लिख लेते हैं कुछ नंबर 1 2 3 4 5, ये सेट ए हो गया। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्या है, मैं सब कुछ रिकॉल करा रहा हूँ आपको, पहले जो मैंने पढ़ाया 5 है, हालांकि इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन स्टिल मैं आपको बस बता रहा हूँ। सेट बी क्या हो जाएगा, चलिए कुछ लिख लेते हैं ऐसे ही, मैं अपने मन से मैं कोई रिलेशन इस्टेब्लिश करता हूँ इसके बीच में। ठीक है, मान लेते हैं 2 4 6, ये मैंने लिखा। अब सर ये मैंने यहाँ पे एक जो है 2 सेट्स मैंने बना लिए, इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, बी के अंदर बेटा 3 है। ठीक है,
अब इन दोनों के अंदर ना जो आपके जो सेट बनेंगे, बेसिकली जो आपका ग्रुप्स बनेगा, ग्रुप्स बोले तो जो पेयर्स बनेंगे वो कितने बनेंगे? 5 इंटू 3 15। अभी तो देखा था ऊपर फॉर्मूला, ठीक है? 5 इंटू 3 15 पेयर्स बनेंगे, बढ़िया। और ये वही कहना चाह रहा है कि जो इनके अंदर से रिलेशन बन के आएगा, जो आप रिलेशन कैसे बनाते हो एक कंडीशन देके, है ना? वो मैं आपको आगे बताऊंगा कौन से आप कंडीशन से रिलेशन बना सकते हो, उसी के लिए वो क्वेश्चन था। तो अब बेटा इसके अंदर से ना ये तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितने हो जाएंगे? वो सर हो जाएगा 15। अब लेकिन सर इन दोनों के अंदर ना पॉसिबल रिलेशंस कितने बनेंगे? अब बोलोगे कि यार सर आपने तो रिलेशन बताया नहीं कि क्या होता है। बेटा रिलेशन जो होता है वो सिंपली एक चीज कहता है ना कि आप दो सेट को एक तरह से एक दूसरे से रिलेट करते हो बेस्ड ऑन अ कंडीशन, और वो कंडीशंस क्या हो सकते हैं वो अपने हिसाब से डिफाइन करते हो। उसके लिए मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए लाए हैं, हम उनके थ्रू डायरेक्ट देखेंगे। अभी आपको मैं सिर्फ फॉर्मूले बता देता हूँ, क्वेश्चंस के थ्रू हम सब कुछ समझेंगे कि कैसे हम रिलेशन को अप्लाई करते हैं, कैसे रिलेशन को यूज करते हैं, ठीक है? तो ये क्या कह रहा है ना कि अभी क्या होता है ना सर कि इनके अंदर जो एलिमेंट्स है वो तो 15 हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू बी, यानी कि ए क्रॉस बी, है ना? जो भी जितने पेयर बनेंगे वो 15 पेयर बनेगी। लेकिन सर रिलेशंस कितने बनेंगे? इसका फॉर्मूला होता है सर 2 की पावर mn, जो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है देखो। और mn वापस से क्या है? यही m है बेटा, और ये बेटा n है आपका, यानी कि 2 की पावर 15। इतने रिलेशंस पॉसिबल हैं इस सेट में। बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन कभी-कभी आता है एमसीक्यू में, है ना? आपको दे देगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक सेट के अंदर, ए के अंदर मान लो 6 हैं और नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी के अंदर आपको मान लो 6 हैं। तो फिर आपसे पूछ लेगा कि रिलेशंस कितने बनेंगे? नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस कितने बनेंगे? तो वो बनेंगे बेटा 2 की पावर 36, 6 इंटू 6, 2 की पावर में आएगा हमेशा, हमेशा याद रखना। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ना? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो इसको। अभी इसका वो जो एप्लीकेशन है वो हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है? चलिए, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों हम लोग आते हैं अब डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज पे, कि सर ये डोमेन, कोडोमेन, रेंज क्या होता है? सर बहुत दिक्कत होती है सर, समझ ही में नहीं आता। बहुत ईज़ी है देखिए, फिर से वही 2 सेट ले लेते हैं जो हम लोग अभी लेते आ रहे हैं, है ना? ए, कॉमा बी, और सर बी हो गया सर, बी क्या हो गया? सी, कॉमा डी। अब इसके आप पेयरिंग दोबारा से कर लो, जो हमने पेयर बनाना अभी सीखा था, ए क्रॉस बी। पेयरिंग करोगे तो क्या बनेगा? ए कॉमा सी। पॉज करके खुद से लिखो बेटा, प्रैक्टिस करो। ए कॉमा डी, बी कॉमा सी, और बी कॉमा डी। ये बेटा पेयर्स बन गया आपका। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है कि जो पेयरिंग जो आपने करी ना, ये हमने ऑर्डर्ड पेयर लिखा, ऑब्वियसली जो ऑर्डर पेयर्स हमने बताया था आपको वही चीज़ हमने लिखा है यहाँ पे। अब क्या होता है कि जो फर्स्ट एलिमेंट होता है सेट के अंदर, फर्स्ट एलिमेंट होता है ऑर्डर्ड पेयर्स के अंदर, मतलब कि ये वाला फर्स्ट एलिमेंट देखो, ये जो एलिमेंट्स पहले लिखे हुए हैं ना बेटा, इसी को हम कहते हैं डोमेन। इसी को हम लोग कहते हैं डोमेन, ठीक है? और ये वाला देखो, ये वाला देखो, ये जो सेकंड में लिखा हुआ है बेटा, सी डी, सी डी फिर से लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग कहते हैं कोडोमेन। कोडोमेन, है ना? कोडोमेन। सर रेंज तो बता दो। देखो बेटा रेंज जो होती है वो कोडोमेन का एक सबसेट होता है। मतलब कि मान लो देखो, जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल से दिखा देता हूँ। बिना क्वेश्चंस के रेंज आपको समझ में नहीं आएगा अभी, क्योंकि वहाँ पे एक क्वेश्चन में लैंग्वेज रहता है, एफ बिलोंग्स टू आर टू आर ऐसे करके लैंग्वेज आपको दिया रहता है, तो आप वहाँ पे रेंज को समझ पाओगे बेटर। लेकिन मैं आपको एक तरह से एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ, अगर समझ गए तो बहुत ही बढ़िया, नहीं तो इसको आप अभी छोड़ के आगे बढ़ो, मैं आपको रेंज क्वेश्चंस के थ्रू समझा दूंगा, ठीक है? देखिए, कोडोमेन है, मान लो कि एक सेट है, कोडोमेन है वो। ऐसे मैंने लिख लिया कोडोमेन को। जस्ट यहाँ पे लिख देता हूँ एग्जांपल, पता चला बाद में नोट्स देख रहे हो, बोले सर ये कहाँ से लेके आ गए आप कोडोमेन? 5, 7, 8, 9, 10 कुछ भी रैंडम ले लिया मैंने, कोडोमेन। अब रेंज क्या होता है ना, कोडोमेन का एक सबसेट होता है। मान लो कि रेंज के अंदर हो सकता है कि 7 आ रहा हो, 8 आ रहा हो, 9 आ रहा हो, या फिर 7 आ रहा हो मान लो, फिर कोई एलिमेंट ऐसे आ रहा हो। तो कोडोमेन क्या हो गया? ये एक सबसेट हो गया। सॉरी, रेंज जो हो गया वो क्या होगा? कोडोमेन का एक सबसेट हो गया, है ना? कि रेंज जो होगी सर वो कोडोमेन के अंदर से ही निकलेगी। मतलब सर ये जो है ना सी डी, इनके अंदर से ही रेंज निकलेगा। मतलब ये ही रेंज, इनमें से ही कोई रेंज होगा। और रेंज कैसे डिफाइन होता है सर? एक रिलेशन के थ्रू डिफाइंड होता है। रेंज डायरेक्टली डिफाइंड नहीं हो सकता, ठीक है? इसीलिए यहाँ पे हमने कोई रिलेशन अभी तक बनाया नहीं है, मैं इसलिए आपको रेंज जो है वो यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ। जो क्वेश्चंस होंगे उसके अंदर हम रेंज को बिल्कुल डिटेल में देखेंगे और उसके थ्रू हम समझेंगे, क्योंकि थ्योरी बताऊंगा आप कल को फिर से भूल जाओगे तो कोई फायदा नहीं है। क्वेश्चंस में सीधा अप्लाई करके मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है? चलिए,
यहाँ पे ओके, पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि जो सेट है, चलिए इसको मैं करा देता हूँ, ये वाला क्वेश्चन कर लोगे इजीली। देखिए सर, तो अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन के थ्रू रिलेशन एस्टेब्लिश करना सीखेंगे कि अभी सर इतना देर से जो आप रिलेशन रिलेशन कह रहे हो वो क्या होता है। सर यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, एस्टैब्लिश अ रिलेशन बिटवीन द नंबर्स 1 टू 3 एंड द रेस्पेक्टिव क्यूब्स। सबसे पहली बात कि वह नंबर दिया हुआ है 1 से लेके 3 तक, 1 2 एंड 3, और उनके क्यूब्स का हमें एक रिलेशन एस्टैब्लिश करना है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। तो क्या करेंगे, ए एक सेट ले लेंगे, उसके अंदर हम लोग इनको लिख लेते हैं 1 2 3, और एक सेट बी ले लेते हैं सर, सेट बी ले लेते हैं ना, उनके अंदर इनका क्यूब्स को ले लेते हैं। 1 का क्यूब तो देखो 1 ही होता है, 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27, है ना? 3 का क्यूब 27 होता है ना, 3 इंटू 3 9, हाँ ठीक है, बढ़िया। तो ये 27 हो गया। अब यही सर क्या होता है कि ये जो है ना ए और बी, ये आपस में एक दूसरे से रिलेट हमें कराने हैं, क्योंकि ये जो है फर्स्ट एलिमेंट इनका इसका क्यूब है ना? ये जो सेकंड एलिमेंट है ये इसका क्यूब है सर, ये जो थर्ड एलिमेंट है बी का ये इसका क्यूब है। तो यहाँ पे एक रिलेशन हमें स्टैब्लिश यहाँ पे कर देना है। ठीक है बेटा, तो आपने दोनों को लिख लिया सेट में। तो अब हम लोग इसको क्या करते हैं ना कि एक एरो डायग्राम के थ्रू इसको रिलेशन को बना लेते हैं। देखिए कैसे, तो चलिए हम लोग इसमें एरो डायग्राम के थ्रू रिलेशन को बनाते हैं, एस्टैब्लिश करते हैं। तो सर ये एरो डायग्राम जो होता है, मैं इसके लिए ही आपको ये क्वेश्चन करा रहा हूँ सो दैट आप इसको सीख जाओ करने के लिए। यहाँ पे 1 2 3, और ये सर 1 8 27, और सर हमें पता है कि 1 जो है सर वो 1 का जो है ऑलरेडी क्यूब होता है ऐसे। 2 को रिलेट करा दिया हमने 8 से, 3 को हमने 27 से रिलेट करा दिया। अब बेटा आप समझोगे बात, अब आप बात समझोगे, यहाँ पे आप बात समझोगे कि कोडोमेन और डोमेन क्या होता है। ये जो बेटा आपका पेयर, ये जो आपको दिख रही है ना फर्स्ट वाली एलिमेंट का जो सेट है, इसी को हम कहते हैं बेटा डोमेन, और ये होता है बेटा आपका कोडोमेन, इसी को हम कहते हैं कोडोमेन। रेंज पे आओगे तो रेंज भी बताऊंगा, इस क्वेश्चन में रेंज बताने के लिए जो है वहाँ पे कुछ कुछ एलिमेंट्स नहीं है, इतनी इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो रेंज मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे फिलहाल आप समझिए दो चीज़ों को, डोमेन और कोडोमेन क्या होता है। ये फर्स्ट वाला डोमेन होता है, और ये जो सेकंड जिससे आप इसको लिंकिंग करते हो, जो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमने एरो डायग्राम से बनाया है, तो इसको हम जहाँ पे आपने लिंक किया है ना उसको हम कोडोमेन कहते हैं। बेसिकली लिखा रहता है कि सेकंड, यहाँ पे देखो ना, इस बारे में मैंने आपको नोट्स बना के दिया था इसका, देखो, सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स इन ऑर्डर्ड पेयर। सेकंड एलिमेंट जो होता है बेटा वो हमेशा कोडोमेन होता है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये कोडोमेन होता है। ठीक है ना, बहुत ही बढ़िया सर। चलिए तो हम लोग आते हैं एम्प्टी रिलेशन पे। तो सर एम्प्टी रिलेशन क्या होता है कि सर जो रिलेशन, ऐसा रिलेशन जिसमें जो सेट ए है वो सेट बी से कोई रिलेशन बना ही ना पाए या फिर रिलेटेड ही ना हो। सर ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है यार, आप खुद से एग्जांपल ले सकते हो। एक मान लो सेट ए ले लेते हैं, उसके अंदर मैंने एलिमेंट्स ले लिया 2 3 4, कुछ भी ले लो, और सेट बी ले लेते हैं, उसे मैंने ले लिया सर 5 15 और 35, ये ले लिया। ठीक है, अब मैंने ऐसा कुछ रिलेशन एस्टेब्लिश यहाँ पे कर दिया कि मुझे बताओ कि सेट ए और सेट बी दोनों के अंदर जो कॉमन एलिमेंट्स है जो डिविजिबल होने चाहिए 2 से, तो सर ऐसा तो कोई एलिमेंट है ही नहीं। सेट ए के अंदर जरूर है लेकिन बी के अंदर नहीं है सर, तो ये दोनों आपस में रिलेट नहीं हो पाए, है ना? आपस में रिलेट नहीं हो पाए। मैंने बोला कि पेयरिंग कर दो, अगर मान लो यहाँ पे 4 होता, मान लो यहाँ पे 4 होता तो आप 2 को 4 के साथ पेयर कर देते, लेकिन सर रिलेशन बन ही नहीं पा रहा क्योंकि इसके अंदर कोई एलिमेंट है ही नहीं ना जो कि 2 से डिविजिबल हो। तो अब इस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि ये एक एम्प्टी सेट हो जाएगा, ये एक एम्प्टी सेट हो जाएगा। अगर आप कोई कंडीशन बनाते हो बेस्ड ऑन कंडीशन, ये बहुत ही ध्यान देने वाली चीज़ है, बेस्ड ऑन कंडीशन। आप जो कंडीशन दोगे रिलेशन बनाने के लिए उसके ऊपर ही बेटा कंडीशन बेस्ड होगी, तभी तो समझ में आएगा ना कि आपने जो चीज़ लिखी है, जो चीज़ आपने कंडीशन बनाई है, वो ये सेट्स फॉलो करेंगे कि नहीं। ये एग्जांपल है बेसिकली। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। ठीक है, चलिए, दूसरा होता है सर यूनिवर्सल रिलेशन। मतलब कि यूनिवर्सल रिलेशन हम किसे कहते हैं कि सारे एलिमेंट सेट ए में सेट बी से रिलेटेड हो। मतलब कि यहाँ पे आपके पास दो सेट्स हो, ऐसे 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 ऐसे, यहाँ पे डॉट 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 डॉट, सारे के सारे रिलेटेड हो एक दूसरे से। बिल्कुल हो सकता है, एग्जांपल्स हम देखेंगे। ये देखिए, इसको इससे रिलेट कर दिया, इसको इससे, इसको इससे कर दिया, इसको इससे, सारे मतलब आपस में रिलेटेड होने चाहिए एक दूसरे से, तो ही वो आपका यूनिवर्सल कहलाएगा। एक भी इमेज यहाँ पे खाली नहीं होना चाहिए कि ये रिलेटेड नहीं है। अगर एक भी रिलेशन बच गया बेटा, मतलब एक भी एलिमेंट बच गया जो बी वाले से रिलेट नहीं हो रहा है, ये सेट ए है, ये बी है, सारे इमेजेस यहाँ पे आपके बनने में है ना? सारे इमेजेस हैं, इसका इमेज इसके अंदर है, सारे एलिमेंट्स आपके रिलेटेड हैं एक से दूसरे में, तभी वो कहलाएगा यूनिवर्सल
रिलेशन, है ना, यूनिवर्सल। अगर एक भी छूट गया तो वो नहीं कहलाएगा, एक भी रिलेशन नहीं बन पाया तो वो यूनिवर्सल नहीं कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी ए और बी लिख देता हूं मैं। चलिए, बढ़िया, बढ़िया सर। ठीक है, तो चलिए आइडेंटिटी से पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि एक सवाल कर लेते हैं ये वाला। बहुत ही बढ़िया सर। चलिए, ये एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है आपका। लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ अ बॉयज स्कूल। ओके, ए सेट के अंदर सारे बॉयज स्टूडेंट्स हैं, मतलब बॉयज स्कूल के स्टूडेंट हैं, मतलब ऑब्वियसली लड़के ही होंगे यार, सब बॉयज स्कूल ही है तो लड़के होंगे। ठीक है, अब शो दैट द रिलेशन आर इन ए गिवन बाई आर। ये बेटा एक रिलेशन का ना लैंग्वेज होता है, ये भी आप सीख लो। ये रिलेशन लिखने का एक लैंग्वेज होता है ना, रिलेशन लिखने का एक तरीका होता है कि कैसे लिखते हैं इसको। अब ये बेसिकली क्या कह रहा है ना, आर इज इक्वल टू, ये करली ब्रैकेट में ए कॉमा बी, यानी कि वो एक यहाँ पे ए कॉमा बी क्या है बेटा, ये ऑर्डर्ड पेयर है। मैं आपको एक ही क्वेश्चन के माध्यम से सब कुछ सिखा दूंगा, जिसमें आपको दिक्कत ही नहीं आएगी। ऑर्डर्ड पेयर है बेसिकली ए कॉमा बी, ए इज अ सिस्टर ऑफ बी, ये कंडीशन है बेटा, ये कंडीशन है। बेसिकली मैं आपको एक चीज पहले मैं आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ पे। चलिए, इसको इसको क्वेश्चन के हिसाब से नहीं, मैं आपको अलग से बता दे रहा हूँ कि मान लो एक आर लिखा हुआ है ऐसे करके, क्योंकि बिना लैंग्वेज के आप समझ में नहीं आएगा आपको। ए कॉमा बी, है ना, और यहाँ पे बेटा कंडीशन लिखा हुआ है। इसको हम कहते हैं रिलेशन को, रिलेशन को बेसिकली एस्टैब्लिश कैसे करते हैं आप, रिलेशन को एस्टैब्लिश कैसे करते हैं, रिलेशन को एस्टैब्लिश किया गया है ना, एक कंडीशन मतलब एक ऑर्डर्ड पेयर लेके बेटा, यानी कि ए और बी एलिमेंट्स उठेंगे एक सेट से, है ना। ए कॉमा बी एलिमेंट्स किससे आ रहे हैं बेटा, ये किससे आ रहे हैं, ए से आ रहे हैं, दोनों एलिमेंट्स ए से आ रहे हैं। ठीक है, बढ़िया सर, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना आर इन ए, तो ये दोनों रिलेशन जो है, मतलब दोनों जो एलिमेंट्स है वो ए सेट से आ रहे हैं। ये होता है बेटा ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, और ये कंडीशन होता है, तभी आपका रिलेशन बनता है। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया सर। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ अ बॉय स्कूल, शो दैट द रिलेशन आर इन ए गिवन बाय आर, ए कॉमा बी, ए इज अ सिस्टर ऑफ बी। मतलब जो इन ये सेट के अंदर दो लड़के हैं ना, वो एक दूसरे के भाई बहन है। मतलब ऐसा हो सकता है क्या यार, जस्ट सोचो। मतलब थोड़ा यार पता नहीं कौन से जनरेशन का ये है, अभी फिलहाल हमारे जनरेशन में तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि दो लड़के एक दूसरे के भाई बहन हो जाए, नहीं वो पॉसिबल तो नहीं है यार, है ना। दोनों भाई भाई जरूर हो सकते हैं, लेकिन बहन तो नहीं हो सकती ना, क्योंकि जो सेट ए है, सेट ए के अंदर सिर्फ बॉयज हैं भाई, सिर्फ बॉयज भरे पड़े हैं इसके अंदर। तो आप इनके अंदर से अगर दो लोगों को बाहर निकाल रहे हो, मतलब इन जो बॉयज है ना उसके अंदर से आपने दो को सिलेक्ट किया, ये दो आपने निकाले, तो दोनों लड़के ही निकलेंगे ना, लड़की थोड़ी निकल जाएगी यार। तो ये कह रहा है कि ए इज अ सिस्टर ऑफ बी, मान लो ये ए है और ये बी है, तो ये इसकी बहन हो गई, तो ये पॉसिबल ही नहीं है ना, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। बात समझ रहे हो, ये मतलब हमारे जनरेशन तो पॉसिबल नहीं है, आगे होने से हो सकता है, पता नहीं, अभी तो नहीं है, हमारे जनरेशन में पॉसिबल नहीं है। तो ये तो सर नॉट पॉसिबल, ये तो सर पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, एम्प्टी रिलेशन है, बिल्कुल एम्प्टी रिलेशन है, पॉसिबल ही नहीं है, तो कहाँ से बन जाएगा, रिलेशन ही नहीं बनेगा ना, आर खाली रहेगा, आर के अंदर एस एफ आई रहेगा, कुछ रहेगा ही नहीं, थोड़ी ना बन जाएगा यार। ए कॉमा बी हो ही नहीं सकता, एक लड़की हो ही नहीं सकती ना। अगर ये को एड स्कूल होता, मान लो बॉय स्कूल ना होके अगर को एड होता, यानी कि दोनों लड़का लड़की दोनों अगर पढ़ते, तो ये पॉसिबल होता, हो सकता है ना एक दूसरे का भाई बहन पढ़ते हो स्कूल में, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो ये हो सकता था। लेकिन इसमें बॉयज कंडीशन डाल दिया तो ये पॉसिबल नहीं है। और अगर ये सिस्टर की जगह ब्रदर लिखा होता तो भी ये पॉसिबल होता, लेकिन सिस्टर लिखा हुआ है, दो लड़के कभी भाई बहन नहीं हो सकते हैं, सिंपल सी बात है, तो ये एम्प्टी रिलेशन ही है। ठीक है सर, बढ़िया। और ये क्या कह रहा है, दूसरा एक दूसरा सेट है सर, ये क्वेश्चन खत्म हो गया यहाँ तक, एक दूसरा है आर डैश। आर डैश में क्या कह रहा है, मैं आप एक लाइन बना लेता हूँ। आर डैश द डिफरेंस बिटवीन, मतलब ए से बी ऑर्डर्ड पेयर से, द डिफरेंस बिटवीन हाइट्स ऑफ ए एंड बी इज लेस देन 3 मीटर्स। अब ऑब्वियस ही बात है यार, देखो फिर से वही चीज है कि आर डैश जो है वो एक नया रिलेशन है, लेकिन सेट ए से ही लिया जा रहा है दोस्तों। ये बॉयज हैं, लड़के हैं भाई साहब, ठीक है। तो इसके अंदर से आप दो लड़कों को बाहर निकाल रहे हो, है ना, दो एलिमेंट्स सेट में से दो लड़कों को बाहर निकाल रहे हैं, ए एंड बी। मान लो कि ये ए है और ये भैया बी हैं हमारे। ठीक है, अब कह रहा कि ए जो है वो बहुत लंबा है। अरे भाई साहब 3 मीटर से लंबा थोड़ी हो जाएगा, समझ रहे हो। दोनों का जो हाइट डिफरेंस होगा वो कितना होगा, नॉर्मली हाइट डिफरेंस कितना होता है, थोड़ा बहुत होता है यार, सेंटीमीटर्स में होता है, मीटर में थोड़ी डिफरेंस आ जाएगा। तो ऑब्वियसली यार ए और बी की जो हाइट में, ए एंड बी, ऑब्वियसली
हैव अ हाइट डिफरेंस ऑफ लेस देन 3 मीटर्स। ऑब्वियस सी बात है ना यार, किसी दो इंसान का 3 मीटर थोड़ी हाइट डिफरेंस हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। तो ऑब्वियसली सर ये एक यूनिवर्सल रिलेशन है, सबके लिए ट्रू है, मतलब जितने एलिमेंट्स है ना सारे ये चीज सेटिस्फाई करेंगे। आप चाहे ए और बी बॉय को ले लो, चाहे आप सी और डी बॉय को ले लो, किसी को भी ले लो, किसी भी दो लड़कों को निकाल के आप देख लो, उनके अंदर जो हाइट डिफरेंस मिलेगी वो 3 मीटर से तो कम ही होगी यार। मतलब डेंजर स्कूल है यार, बिल्कुल ही। कभी बोल देते हैं कि दो मतलब सिस्टर होंगी, मतलब खैर एनीवे हमें क्या लेना देना, क्वेश्चन सॉल्व करना भाई। चलो, तो ये सब तो करवा दिया मैंने आपको। आइए सर आगे चलते हैं। आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है सर? सर इसमें क्या होता है ना कि सेट ए से खुद ही वो रिलेट हो जाए, मतलब कि सेट ए है ए कॉमा बी, ठीक है, ऐसे करके लिख लो बेटर रहेगा। सेट ए कॉमा बी, अब ये खुद से ही रिलेट हो जाए। जैसे कि देखो यही जो यहाँ पे जो ये क्वेश्चन में सीन था ना, देखो कहाँ गया वो क्वेश्चन। हाँ ये वाला क्वेश्चन। तो इसके अंदर क्या था कि जो हमारा सेट ए के अंदर एलिमेंट था वो दो एलिमेंट को आप रिलेट कर रहे थे, लेकिन इसमें क्या होता है कि ए कॉमा ए को ही आप रिलेट कर देते हो एक दूसरे से, तो इसको हम लोग कह देंगे आइडेंटिटी रिलेशन, है ना। अगर ए कॉमा ए को आप रिलेट कर दिए खुद से ही, तो उसको हम आइडेंटिटी रिलेशन बोलेंगे, ठीक है। अगर इसमें से आप ए और ए को खुद से ही रिलेट कर देते हो तो ये आइडेंटिटी हो जाएगा सर। रिलेशन ऐसे बहुत सारे बन सकते हैं, कंडीशंस ऐसी बहुत सारी बन सकती है जिससे ये चीज़ हो जाए, तो इसमें कोई घबराने वाली चीज़ नहीं है। आइडेंटिटी हम उसको ही बोलते हैं अगर आप ए को ए से रिलेट कर दो खुद ही में ही, मतलब एक सेट के अंदर ही वो खुद से ही रिलेट हो जाए एक एलिमेंट, ठीक है। और सिमिलरली बी को भी करना हो, क्योंकि एवरी एलिमेंट सारे एलिमेंट्स का ऐसा होना चाहिए सर। यानी कि बी को भी बी के साथ आप रिलेट करोगे ना, सेट ए के अंदर दो ही एलिमेंट्स होने चाहिए। अगर आप सी मतलब ले रहे हो तो तीनों को फिर रिलेट करना होगा, ए कॉमा ए, बी कॉमा बी, सी कॉमा सी, सारे अपने आप में रिलेट होंगे, तब वो एक आइडेंटिटी रिलेशन कहलाएगा। तो डेफिनेशंस थोड़ा सा आप देख लेना, है ना, मैंने आपको नोट्स अटैच कर दिया है। वैसा आइडेंटिटी रिलेशन बाद में जाकर के रिफ्लेक्सिव में भी काम आता है, वो हम देखेंगे आगे, है ना। तो सारे आपको इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको कराया है। यहाँ पे बी कॉमा बी भी लिख लो भाई, नहीं तो फिर छूट जाएगा तो फिर इशू होगा, ठीक है। ये दोनों का ब्रैकेट बना लेते हैं, ठीक है। चलिए सर, तो आई होप सो आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं सर। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, अब हमारा जो मेन चीज़ आता है ना, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, वो सब कुछ सर आता है यहाँ पे। अच्छा सर, रिफ्लेक्सिव क्या होता है सर? बहुत दिक्कत है सर, समझ में ही नहीं आता। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, सर टीचर नहीं समझाते स्कूल में अच्छे से। समझाते होंगे यार, आप ध्यान नहीं देते होगे, ठीक है। चलिए, रिफ्लेक्सिव क्या होता है? रिफ्लेक्सिव बेसिकली क्या होता है ना कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, मतलब वही आइडेंटिटी वाली थोड़ी थोड़ी चीज है इसके अंदर, है ना। आइडेंटिटी वाली चीज इसके अंदर दिखने को मुझे मिल रही है, अभी जो मैंने बताया वो सेम चीज है शायद। देखते हैं ना कैसे। सर सेट ए ले लो, अगर सर इसके अंदर एक एलिमेंट है ना, मान लो कि सेट ए है, उसके अंदर आपने ले रखा है 2 4 6, चलो इतना ही लेते हैं। तो अगर आपने इसके अंदर रिलेशन एस्टेब्लिश किया, तो रिलेशन क्या बनेगा सर? सेट ए का रिलेशन आप बना रहे हो, मान लो आर से लिख लो यार, ए से कैसे लिखोगे? आर को हम लोगों ने सेट ए से रिलेट किया हुआ है ना। आर एक रिलेशन बना रहे हैं बेसिकली सेट ए का, उसके अंदर ही। तो उसके अंदर अगर सेम एलिमेंट्स का अपने आप से रिलेशन बने, जैसे कि टू को फिर से टू से ही बना दो, टू को टू से रिलेट कर दो, फोर को फोर से बेटा रिलेट कर दो, सिक्स को सिक्स से रिलेट कर दो, है ना। बात समझे? इसको खुद से रिलेट करा दो, है ना, मतलब अपनी शादी करा दो बेसिकली, खुद से ही शादी करा दो, ठीक है। तो उसको रिफ्लेक्सिव बोल देना। उसको क्या बोलोगे? रिफ्लेक्सिव बोलोगे। मान लो सेट बी है भैया, सेट बी है सर, क्या ले ले बताओ? ले लेते हैं ना, 5 9 ले लो, 100 ले लो, चलो जंप मार दिया सर। तो अब ये जो है, अब इसमें क्या, अब एक कलर ही वही रखते हैं। तो इसमें आप चलो आर तो ले लिया ना, आर स्टार ले लो या आर डैश ले लेते हैं, चलो इतना क्या है, फॉर्मेलिटी करना है, ठीक है। तो इसके अंदर आप रिलेशन अगर बनाते हैं तो रिफ्लेक्सिव तभी होगा जब खुद से वो रिलेट होगा, यानी कि 5 5 फिर से आएगा उसमें, है ना। 9 9, 100 100 सर, बड़ा डेंजर है। तो अगर ये सब कंडीशंस होंगे ना, तभी वो रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। सिंपल सी बात है। खुद से आप खुद को रिलेट कर दोगे एक एक एलिमेंट्स को,
सारों से आप रिलेट कर दोगे तो वो रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। ठीक है, और ये सबके साथ होना चाहिए बेटा, सारे एलिमेंट्स के साथ होना चाहिए। ठीक है, चलिए सिमेट्रिक क्या होता है सर? सर बहुत दुख है सर, समझ में नहीं आता सिमेट्रिक रिलेशन। यही बहुत ईजी है। अब ये जो लैंग्वेज होता है ना, सेट लैंग्वेज होता है, थोड़ा ध्यान से इसको पढ़ना। अब ये क्या कह रहा है मैं आपको ब्रेक डाउन करके भी बताता हूँ कि ये लैंग्वेज क्या कह रहा है। ये होता है बेटा बिलोंग्स टू साइन, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा एकदम बेसिक से, है ना। तो ये जो होता है, जिसको आता है वो हंसना मत, जिसको नहीं आता है वो सीख रहा है। ये होता है बिलोंग्स टू का साइन। ठीक है, और ये होता है बेटा इम्प्लाई, इम्प्लाइज। ठीक है, ठीक है, चलिए आर जो है एक रिलेशन है। अब ये क्या कह रहा है ना कि जो रिलेशन होगा वो सिमेट्रिक तभी होगा ना गुरुजी, जब ए कॉमा बी तो रिलेशन में होगा, उसका एक बी कॉमा ए भी होना चाहिए, मतलब उसका एक उल्टा, मतलब जो सिमेट्रिक बेसिकली क्या होता है, सिमेट्रिसिटी क्या है, ऐसे ले लो ये डंडा ये, तो बीच से काटोगे सिमेट्रिक दिखेगा ना भैया ऐसे, ये देखो ऐसे। अरे छोड़ो यार, ये सब हमारे बस की बात नहीं है ड्राइंग। ठीक है, चलो मैं आपको लैंग्वेज से ही समझा देता हूँ। हम्म, तो सिमेट्रिक तभी होता है। अब मान लो कि आर सेट है, चलो एक सेट हम ए ले लेते हैं, उसके अंदर रिलेशन बना देंगे आर से। मान लो 1 2 3। ठीक है सर, तो जो आर होगा ना वो सिमेट्रिक तभी कहलाएगा, रिलेशन जो आप बनाओगे इसके अंदर वो सिमेट्रिक तभी होगा कि 1 2 को तो आप रिलेट कर दिए, लेकिन सर आपको फिर 2 1 को भी करना है। तो आप देख रहे हो कि इसका जो फर्स्ट एलिमेंट था, इसका फर्स्ट एलिमेंट जो था उसका ये लास्ट एलिमेंट बन गया, और ये जो लास्ट था ये फर्स्ट बन गया, तो ये सिमेट्रिक हो गया बेसिकली, है ना। आपने पलट दिया बस एलिमेंट्स को, तो ये सिमेट्रिक हो गया सर। सिमिलरली 2 3 है, तो सर 3 2 प्रेजेंट होना चाहिए उसका। अगर ये सेट सेट में प्रेजेंट है तो ये सिमेट्रिक कहलाता है, तो ये सिमेट्रिक कहलाता है सर। सेट में अगर ये चीज़ प्रेजेंट है तो ये सिमेट्रिक कहलाता है। मैं इसको कलर सेम कलर से लिख देता हूँ। चलिए, तो ये क्या था यार, 2 3। चाहे एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसको। हम लोग क्या करते हैं कि एक एलिमेंट और ले लेते हैं ताकि आपको और क्लियरली समझ में आए। ठीक है, तो सर ये 1 2 है, 2 1 है सर, 3 4 है, और सर 4 3 भी होना चाहिए सर। जो आप ले रहे हो उसका एक उल्टा वहाँ पे रहना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली ऐसे अगर आप और भी बनेंगे, ऐसे बहुत पेयर बनेंगे, आप 1 को फिर 2 को 3 के साथ भी कर सकते हो, है ना। तो आप आगे पेयर्स बनते जाएंगे, तो आप देखना। तो एक तरह से इसी को मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एक सिमेट्रिक रिलेशन बन जाता है जब उसका एक बेसिकली बोल सकते हो कि उसका उल्टा पेयर, एक उल्टा पेयर उसमें प्रेजेंट हो। 1 2 है तो 2 1 होगा। ठीक है, और 3 4 है तो 4 3 है, 2 3 है तो 3 2 होगा, तो वो आपको देखना है। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सिमेट्रिक बेटा ये ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई, टाइपिंग मिस्टेक हो गई, रुको, ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। ठीक है, इसको ब्लैक करके लिखते हैं ना, ले भैया, ये सिमेट्रिक नहीं है बेटा, ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। वही मैं सोचा कि सिमेट्रिक अभी इतनी मेहनत से मैं पढ़ाया हूँ फिर से। चलिए, ये ट्रांजिटिव रिलेशंस क्या होता है देखते हैं। सर ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है ना, ये तो आप लैंग्वेज छोड़ोगे आत्मा सूख जाएगी पढ़ते ही, तो उसको छोड़ो, मैं बताता हूँ। सेट ए फिर से ले लो। सर सेट ए के पीछे पड़ गए हो आप आज। 1 2 3। ठीक है, अब इसमें क्या होता है ना कि रिलेशन बना लो आर। ठीक है, फिर से आर के पीछे पड़ गए हो सर, क्या कर सकते हैं यार। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है ना कि देखो सिमेट्रिक में क्या होता था, 1 2 रहता था अगर, तो सर उसका 2 1 तो आप रखते थे। ठीक है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है ना बेटा कि 1 2 है तो 2 3 भी एक होना चाहिए, मतलब उसका एक कॉन्जुगेट आगे वो बढ़ना चाहिए बेसिकली, है ना। उसका एक जो ये है ना, जैसे मैं कैसे समझाऊं आपको कि मान लो ए कॉमा बी जो इसमें लिखा हुआ है, इस लैंग्वेज में समझाता हूँ तब इसमें समझ में आएगा आपको। मान लो कि एक रिलेशन है, आर तो हमने लिया है एग्जाम्पल आर डैश, तो बेटा अगर इसमें ना ए कॉमा बी प्रेजेंट है एलिमेंट, तो बी कॉमा सी भी होगा। अगर ये दोनों है ना बेटा तो ए कॉमा सी भी होना चाहिए। क्या बोले सर, समझ में नहीं आया। देखो, सबसे ज्यादा दिक्कत बच्चों को ट्रांजिटिव में आती है। ठीक है, ये ए है। ठीक है, तो ए जो है ना, ए को आपने बी के साथ किया,
अब बी जो है वो फर्दर बन गया सी के साथ में, तो अब जो सी बना ना वो फिर से ए के साथ में ही बनेगा। ये वाला देखो ए कॉमा सी, समझ में आई बात? फिर से देखो, समझो, फिर से समझो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, दिक्कत आती है मैं समझ रहा हूँ, इसमें दिक्कत आती है बच्चों को। देखो, मान लो कि हाँ, ये एग्जाम्पल में तो बन ही नहीं पाएगा शायद ट्रांजिटिव, नहीं क्यों नहीं बनेगा, देखो तो ये जो है ना 1,2 है, 2,3 है, तो सर 1,3 भी होगा। अब आई होप आप समझे होगे कि 1 2 3 ये जो है, ये मैं सिर्फ सेट ले रहा हूँ दिखाने के लिए, आपको डायरेक्ट रिलेशन लिखा हुआ रहेगा, हर जगह सेट लिखा हुआ नहीं रहेगा, ठीक है। सेट में वो डायरेक्ट लिख देंगे कि ऑल रियल नंबर्स या फिर नेचुरल नंबर्स लिख देंगे, तो वो आपको उतना ध्यान नहीं देना है, आप बेसिकली रिलेशन पे ध्यान दो, आर पे, कि 1 2 है, 2 3 है सर, तो 1 3 भी होना चाहिए। अब मान लो सर बी है, कोई हम लोग यहाँ पे एक दूसरा मान लेते हैं, हम लोग यहाँ पे सर एक दूसरा सेट मान लेते हैं कोई, है ना। चलो एक दूसरा रिलेशन डायरेक्ट मान लेते हैं, सेट में नहीं लिख रहा हूँ। मान लो कि सर सेट में 5,6 है, 6,7 है, तो सर 5,7 भी होना चाहिए सर। ये वो कहता है कि ये वाला और ये वाला भी रिलेटेड होना चाहिए। अगर 5 6 से रिलेटेड है, 6 7 से रिलेटेड है, तो सर 5 7 से रिलेटेड होना चाहिए, समझ रहे हो? तो ये सीसॉ टाइप का क्वेश्चन है, आग लग गई बेसिकली, एक को इससे किया तो वो दूसरा से होगा, तो वो भी उससे होगा, आग लग गई बेसिकली, है ना। तो इसको हम लोग आज से नाम रखेंगे बेटा, आग लग गई रिलेशन, आग रिलेशन। चलो आग लग गई नहीं, आग रिलेशन। तो आग रिलेशन से आप आई होप सो इसको याद रखोगे, ठीक है। तो आई होप सो आप इस चीज से इसको याद रखेंगे। तो ट्रांजिटिव हो गया। अब बात करते हैं सर इक्विवेलेंस का। अभी देखो आप उतना टेंशन मत लो, अगर आपको चीजें समझ में नहीं आ रही है ना, तो हम क्वेश्चन अभी बहुत सारी करेंगे, उसके अंदर आपको समझ में आएगा, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है तो भी टेंशन वाली बात नहीं है, आप बस सुनो ध्यान से, ठीक है। तो बेटा बात करते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में। सर इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? सर अगर जो रिलेशन आपने बनाया था वो रिफ्लेक्सिव भी हो जाए, सिमेट्रिक भी हो जाए, ट्रांजिटिव भी हो जाए, तो वो रिलेशन क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंस रिलेशन। मतलब कि ये जो तीनों कंडीशंस है ना, देखो यहाँ पे, ये वाला भी हो जाए, ठीक है, ट्रांजिटिव का भी हो जाए, सिमेट्रिक का भी हो जाए, रिफ्लेक्सिव भी हो जाए, तब वो ट्रांजिटिव कहलाता है, सॉरी तब वो इक्विवेलेंस कहलाता है, ठीक है, तीनों हो जाए तब वो इक्विवेलेंस कहलाता है, ठीक है, बढ़िया सर। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, और ये इक्विवेलेंस रिलेशन में वैसा कुछ नहीं है, तीनों आप सेटिस्फाई कर दोगे तो उसको आप इक्विवेलेंस कह देना। अब सीधा हम क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा, क्योंकि बहुत जो है थ्योरी हमने देख लिया है, अब क्वेश्चंस की बारी है। चलिए, तो सर पहला यहाँ पे हमारे पास सवाल है, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अच्छा सर, क्या कह रहे हो सर? देखो, यहाँ पे क्वेश्चन है आपके पास, मैं पेन ले लेता हूँ, चलिए। हाँ, रिलेशन पहला वाला देखते हैं, रिलेशन आर इन द सेट ए, ठीक है, एक वही जो मैं लिख रहा था तब से आपको, सेट ए जो मैं लिख रहा था ना ऐसे करके, उसके बाद यहाँ पे मैं कुछ लिख रहा था, फिर मैं आर लिख रहा था, तो वही ये चीज़ दिया हुआ है, इसलिए मैं लिख के आपको बता रहा था, ठीक है। रिलेशन आर दिया है सेट ए 1 2 3 से, यानी कि सेट ए सर है, ये क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहे हैं हम। सेट ए दिया हुआ है सर 1 2 3 डॉट 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 14 तक दिया है ना, 14 तक आपको ये एलिमेंट्स गिवन है। डिफाइंड एज आर एक्स कॉमा वाई, फिर से बेटा ऑर्डर्ड पेयर्स 3x - 4y, कंडीशन, कंडीशन पे ध्यान देंगे, 3x - y इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन दिया हुआ है आपको, कंडीशन दिया हुआ है आपको, यानी कि बेटा इसके अंदर क्या है कि 3x - y बराबर 0, ठीक है। अब हम लोग देखो क्या पढ़ रहे थे, हम लोग क्या पढ़े हुए थे रिफ्लेक्सिव में, सबसे पहले ये कह रहा है रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, चेक करके बता। तो एक काम करते हैं ना, हम लोग इसमें क्या करते हैं, पहले रिफ्लेक्सिव के लिए चेक कर लेते हैं, रिफ्लेक्सिव के लिए चेक कर लो ना पहले, बढ़िया रहेगा ना। तो रिफ्लेक्सिव के कैसे चेक करते हैं सर, हमको पता है कि जो एलिमेंट होता है वो खुद से आप रिलेट कर देते हो, यानी कि एक्स कॉमा वाई है ना, तो आप इसको एक्स कॉमा एक्स बना दोगे बेसिकली, यानी कि आप वाई की जगह भी एक्स डाल दो, सिंपल। तो 3x - x बराबर 0, यानी कि 2x बराबर 0। सर ये पॉसिबल है क्या कभी? है नहीं। और x में आप क्या डालने वाले हो, एलिमेंट्स यहाँ से डालने वाले हो, ऐसा नहीं है कि आप x में 0 डाल सकते हो, नहीं। x में अगर आप 1 डालोगे सर, मान लो x में आप यहाँ से 1 डाल देते हो, तो 2 बराबर 0 सर, जो कि पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है सर, यानी कि ये जो है रिफ्लेक्सिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव तो ये नहीं है सर, रिफ्लेक्सिव तो ये नहीं है, रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। अब सिमेट्रिक देख लेते हैं, क्वेश्चन से आपको समझ में आएगा, देखो, है ना, क्वेश्चन से ही समझ में आएगा, सिर्फ थ्योरी करा देने से समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है। इसलिए मैंने थ्योरी मिनिमम रखा है, जितना कम से कम हम कर सकते हैं, सिर्फ मैंने आपको बता दिया है कि क्या क्या होती है चीज़ें,
और अप्लाई हम अभी करेंगे। तो अभी आप देखना कि अगर आपको अभी तक कुछ समझ में नहीं आया तो अब आपको समझ में आएगा। तो चलिए सर सिमेट्रिक देख लेते हैं कि हम लोग सिमेट्रिक कैसे प्रूफ करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस में। सिमेट्रिक क्या होता है सर? इसको हम लोग पलट देते हैं एक्स और वाई को, है ना, यहाँ पे एक्स वाई को वाई एक्स कर देंगे, लेकिन वो बात की बात है, पहले आप देख लो क्या होता है, इसलिए रटने से नहीं होता है, आप अप्लाई करो। ठीक है, 3x - y अभी जो है वही लिखना है, इज इक्वल टू 0। अब सर आप एक ऐसी वैल्यू ढूंढो ना जिससे कि ये 0 बना दे इस सेट में से, क्योंकि रिलेशन सेट में से बनती है ना। तो ऐसी वैल्यू ढूंढो ना जिसको 0 बना दे। तो ऐसी वैल्यू ढूंढते हैं जो इसको 0 बना देगी। सर एक काम करो ना, एक्स को 1 डाल दो, एक्स को आप 1 डालो और वाई को 3 डाल दो। तो आप देख रहे हो 3 - 3 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यानी कि ये तो कंडीशन सेटिस्फाई कर दे रहा है सर। यानी कि 1,3 जो है ना वो तो सर बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, कोई दिक्कत नहीं है, 0 वाला रिलेशन है ना। यहाँ पे देख सो कंडीशन क्या है कि ये 0 देना चाहिए, तो ये तो 0 दे रहा है सर, बढ़िया, ये तो सर दे रहा है। लेकिन क्या अब इसके आगे हम देखते हैं कि क्या सर 3,1 देगा, 3,1 देगा क्या? क्योंकि सिमेट्रिक क्या होता है, सिमेट्रिक का जो बेसिक कंडीशन होता है वो होता है ना ए कॉमा बी अगर बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, तो सर बी कॉमा ए भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में, सही सी बात। तो सर क्या 3,1 करेगा? अब इसमें एक्स और वाई को पलट दो बेसिकली, है ना, एक्स और वाई को पलट दो, 3y - x कर दो, लेकिन एक्स और वाई की वैल्यू मत चेंज कर देना, अभी भी आप एक्स को 1 डालोगे, वाई को 3 डालोगे। तो सर ये तो 9 - 1 जो कि सर नॉट इक्वल टू 0 है सर। तो सर यानी कि 3,1 तो सर सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है सर रिलेशन में, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा, सिमेट्रिक नहीं हो पाएगा सर, नॉट सिमेट्रिक। काटना मत, पूरा लिख देना, रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, अब सर ट्रांजिटिव देख लेते हैं, ट्रांजिटिव देख लेते हैं सर। जब सिमेट्रिक देख ही लिए हैं तो ट्रांजिटिव देख लेते हैं। ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या थी, मैं आपको कंडीशन भी याद करा रहा हूं ताकि आप उसमें अप्लाई कर पाओ, ताकि आप भूलो नहीं। ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या थी सर कि अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, देन ए कॉमा सी शुड ऑल्सो बिलोंग टू आर रिलेशन। देखते हैं ना सर। तो एक काम करते हैं ना, ये एग्जांपल ले लेते हैं 1,3, क्योंकि अभी हमने प्रूफ किया है कि ये बिलोंग कर रहा है आर से, तो इसको ही ले लेते हैं। यानी कि 3x - y जो है रिलेशन, वही कंडीशन जो है दिया हुआ आपको, इज इक्वल टू 0। अब सर 1,3 जो है ना वो तो आर से बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल 1,3 तो अभी हमने प्रूफ किया ना ऊपर, वो कर रहा है। और सर यहाँ पे देखना है कि अब देखो 3,1 नहीं कर देना, वो तो सिमेट्रिक का कंडीशन है, यानी कि 1,3, यानी कि इसको फिर से आप एक काम करो ना, एक्स और वाई में 1 और 3 डाल दो, तो सर ये 3 - 3 0 हो रहा है, बढ़िया। यानी कि सर 1,3 जो है वो तो बिलोंग कर रहा है सर आर से। लेकिन सर अब इसका आप एक काउंटर ढूंढो, क्या काउंटर बोले तो सर बी कॉमा सी, यानी कि ऐसा चीज जो 3 से स्टार्ट हो, क्या वो मिलेगा हमें? मतलब कि एक्स को बेसिकली आपको 3 डाल देना है ना, एक्स को अब 3 डाल के देखो, यानी कि 3 कॉमा समथिंग जो अब 0 बना दे। तो ये सेट को देखो, यहाँ पे 3 है सर, 3 तो दिख रहा है सर, लेकिन 3 का कोई काउंटर है क्या जो इसको 0 बना सकता है? सर 3x - y है ना, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 3x - y। ओके, तो हम एक काम करते हैं ना सर, एक्स में आप 3 डाल दो और वाई में 9 डाल दो, तो आप देखोगे कि सर फिर से ये 9 - 9, अरे सर ये तो फिर से 0 दे दिया। मतलब सर 3,9 भी सेटिस्फाई कर रहा है सर। अब आप देख रहे हो कि ये जा रही है ट्रांजिटिव की तरफ, 1,3 तो किया सर, 3,9 भी किया, लेकिन अभी आप कंक्लूड नहीं कर सकते, अभी आपको चेक करना है कि 1 और 9 करेगा कि नहीं, क्योंकि देखो ए कॉमा बी कर दिया, बी कॉमा सी कर दिया, तो सर ए कॉमा सी भी तो करना चाहिए ना। ये इस कंडीशन में 1 था, ये 3 था, ये सर यहाँ पे 3 था, ये 9 था, तो 1 और 9 को भी करना होगा। तो अब आपको कुछ करना नहीं है, आप सिंपली चेक कर लो कि 1 और 9 करता है क्या, 3x - y बराबर 0, एक्स को आप 1 डालो, वाई को आप 9 डालो, तो सर ये 3 - 9 ये सर नॉट इक्वल टू 0 आ गया सर। मतलब सर 1,9 तो सर नहीं कर पाया बिलोंग, यानी कि हेंस इट इज नॉट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव नहीं आ पाया सर, ट्रांजिटिव नहीं आया सर। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये जो रिलेशन निकल के आया, हमारा जो फाइनल कंक्लूजन निकल के आया, हम वहाँ पे लिख देते हैं, आपको कैसे लिखना है बोर्ड एग्जाम में, यहाँ पे लिखना हेंस रिलेशन आर इन सेट ए इज नाइदर
रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। ये क्या लिख दिया यार, ट्रांजिटिव होगा ना, ट्रांजिटिव। तो इस तरह से आपको लिखना है कि जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक भी नहीं है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं। तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब सर जो बी वाला पार्ट है, देख लो बी वाला पार्ट क्या कह रहा है। बेटा मैं आपको एक एक चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए काफी लेंदी लग रहा है, इतना लेंदी है ना, एग्जाम में फटाफट करना है आपको, ठीक है। सर बी वाला पार्ट कह रहा है रिलेशन आर इन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर्स डिफाइंड एज आर एक्स कॉमा वाई, वाई प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस फाइव एंड एक्स लेस देन फोर। अब आप इसको होमवर्क में निपटाओगे, क्योंकि ये सेम चीज है बिल्कुल ऊपर जैसा, बस कंडीशन फर्क है, देख लो कंडीशन में डिफरेंस है। तो आप कंडीशन को ध्यान में रखना और इस चीज को एक बार आप ट्राई करना। तो ये ध्यान देना है आपको, ये वाला चीज जो है कंप्लीट कर लेना, ध्यान देना कि ये नेचुरल नंबर्स का सेट है बेटा, ठीक है। तो इसको आप होमवर्क में कंप्लीट कर लेना, होमवर्क में मैं आपको ये दे रहा हूँ, ठीक है। ये जो इसका सेकंड पार्ट है बेटा, ये आपका होमवर्क हो जाएगा। चलिए, तो हम लोग इसके साथ अभी आई होप सो ये क्वेश्चंस कराने के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी आ गई होगी कि सर कैसे हम लोग इस चीज़ को डील करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। शो दैट द रिलेशन आर इन आर। अब देखो बेटा, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, आर इन आर क्या है सर। ये आर जो है ना, ये रिलेशन है आर, और ये जो आर है ये रियल नंबर्स है। ये रियल नंबर से बेसिकली सेट है, रियल नंबर्स का सेट। बात समझ में आ गई। डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी फेयर ए इज लेस देन इक्वल टू बी। अच्छा सर, ठीक है सर। शो दैट मतलब कि हमें लिख लिख के दिखाना है एक एक चीज, है ना, थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं ऐसे। फॉर, आप आराम से लिखोगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं यहां से लिखता हूँ। फॉर रिफ्लेक्सिव, एकदम आराम से करना है, कोई यहाँ पे जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से देखना है, ठीक है। इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव ट्रांसमिट, देखते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। ए कॉमा बी सर रियल नंबर है, तो आप मान लो ना कोई रियल नंबर। अब देखो ध्यान से, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा हूँ कि जब भी आपको शो दैट वाले क्वेश्चन आए ना, कि वहां पे आपको दिखाना है कि ये रिफ्लेक्सिव है और ये ट्रांजिटिव है, बट किस चीज को काउंटर करना है बेटा, कि नहीं ये सर सिमेट्रिक नहीं है, नॉट सिमेट्रिक। तो उसमें आप क्या करोगे ना, इसमें अपने हिसाब से एग्जाम्पल देना। इसमें अपने हिसाब से आपको एग्जाम्पल देना है, लेकिन अगर आपको बता रहा है कि ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, तो इसमें आप क्या करोगे, जनरल जनरल प्रूफ दोगे। क्या मतलब है सर आपका? देखिए, मेरा मतलब ये है कि रिफ्लेक्सिव में ये होता क्या है सर, प्रूफ इसका जो जनरल प्रूफ होता है वो होता है कि सर ए कॉमा ए जो है ना, वो भी बिलोंग करना चाहिए आर से, है ना, बिल्कुल। सर यहाँ पे आप देखो ए कॉमा बी है और ये ए लेस देन इक्वल टू बी है, तो आपको नहीं लगता सर कि ये बिल्कुल रिफ्लेक्सिव है? कैसे सर, एक बार में कैसे बोल दिया आपने? क्योंकि अगर ये ए लेस देन इक्वल टू बी है ना, तो अगर आप बी के जगह भी ए डाल दोगे, रिफ्लेक्सिव में क्या करते हो, ए कॉमा ए मतलब एक्स और वाई दोनों को सेम कर देते हो ना बेसिकली। तो इसमें क्या हो जाएगा, ए इज लेस देन इक्वल टू ए। सर ए लेस देन ए तो नहीं है सर, लेकिन ए इक्वल टू ए तो है ही ना, तो ये रिफ्लेक्सिव तो बिल्कुल है। यानी कि यानी कि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, हेंस। और सिमिलरली सर एक और चीज आप कर सकते हैं, एंड बी कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। सर कैसे कर दिया आपने? अरे बी भी तो होगा ना, ए लेस देन इक्वल टू ए, अगर आप बी डालते हो वो भी तो लेस देन इक्वल टू बी होगा। तो दोनों आपने जनरल डेफिनेशन डाल दिया, देयरफॉर रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव बन गया ना, क्योंकि आपने देखो, आपने इसमें बी जो था यहाँ पे ए कॉमा ए कर दिया बेसिकली, और सेकंड कंडीशन में बी कॉमा बी कर दिया। तो ये जनरल डेफिनेशन हो गया, ए और बी के टर्म्स में आप ले रहे हो, तो ये जनरल डेफिनेशन हो गया, जनरल प्रूफ बोल सकते हो इसको आप। क्योंकि हमें इसको प्रूफ करना है कि हाँ ये तो है, हमें दिखाना है। लेकिन काउंटर जब करने की बात आए तो उसमें आपको क्या करना है, अपने हिसाब से एग्जाम्पल डालने हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। तो रिफ्लेक्सिव तो ये प्रूफ हो गया, ये रिफ्लेक्सिव है, बिल्कुल रिफ्लेक्सिव है। अब सिमेट्रिक देख लेते हैं, सिमेट्रिक है कि नहीं है, बिल्कुल है, लिखा हुआ है, बस प्रूफ करना है हमें। अच्छा ट्रांजिटिव है ना, चलिए सिमेट्रिक देख लेते हैं ना पहले, ट्रांजिटिव बाद में भी देख लेंगे, सिमेट्रिक देख लेते हैं। अच्छा सर, सिमेट्रिक में क्या होता है,
जो इसमें जनरल डेफिनेशन क्या दिया हुआ है सर, a लेस देन इक्वल टू b है, ठीक है, तो क्या b लेस देन इक्वल टू a हो सकता है? सर कैसी बेवकूफ़ी वाली बात कर रहे हो? जब एक नंबर एक से छोटा है तो वो उससे बड़ा कैसे हो सकता है एट द सेम टाइम? ये तो पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। यानी कि सर a कॉमा b बिलोंग्स टू द रिलेशन बट b कॉमा a डज नॉट बिलोंग टू r। ऑब्वियसली नहीं कर रहा ना बिलोंग यार। देखो a कॉमा b तो रिलेशन में है, मतलब इसको आप पहले a डाल रहे हो फिर b डाल रहे हो, वो तो चलो मैं मान सकता हूँ कि आपने एक कंडीशन बनाई ना, वो मैं मान लेता हूँ। लेकिन एट द सेम टाइम आप कह रहे हो, एट द सेम टाइम आप कह रहे हो कि b जो है वो छोटा है। अरे भाई एक बात बताओ, ये देखो एक नंबर है 2, 2 लेस देन इक्वल टू 3 है, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। लेकिन क्या 3 लेस देन इक्वल टू 2 हो सकता है एट द सेम टाइम? नहीं हो सकता ना, सेम टाइम क्या हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये भी दो एलिमेंट्स ही है ना यार, कोई नंबर हो सकते हैं या कुछ हो सकता है, तो वो एक दूसरे से छोटा कैसे हो सकता है एक टाइम पे? एक ही छोटा होगा और एक ही बड़ा होगा। तो वही ये चीज़ कहना चाह रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल सर ये सिमेट्रिक नहीं है, बिल्कुल सिमेट्रिक नहीं है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे आपको एक काउंटर देना पड़ेगा। काउंटर कैसा दे सकते हो? फॉर एग्जाम्पल देखो, यही मैं आपको बता रहा था। इतना लिख क्या हो गया ना, कभी कभी क्या होता है टीचर नंबर नहीं देते हैं कि आपने काउंटर कहाँ दिखाया है, आपने दिखाया नहीं है। इसमें आपको नंबर मिल जाएगा क्योंकि ये ऑलरेडी है, लेकिन ये अगर नहीं है तो इसमें आपको दिखाना होगा। तो हम वही ले लेते हैं ना, टेक ए एंड बी एज 1 एंड 3 रिस्पेक्टिवली। ये मैंने ले लिया। अब दिखा दो कि 1 जो है वो लेस देन इक्वल टू 3 है, बट 3 जो है वो लेस देन इक्वल टू 1 नहीं हो सकता सर, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। और नीचे आप लिख दोगे कि हेंस देयरफॉर, मतलब जो भी रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। याद रखना बेटा, काउंटर जरूर देना जब भी वो बोले कि नहीं है तो उसका काउंटर देना है ना। हमेशा ये चीज़ याद रखना, आगे क्वेश्चन में भी कराऊंगा मैं, काउंटर देना जरूरी है, ये एग्जाम्पल देना जरूरी है। इसमें नहीं देना है लेकिन इसमें देना है। ट्रांजिटिव में भी नहीं देना है क्योंकि वो बोल रहा है ट्रांजिटिव नहीं है। अगर वो ट्रांजिटिव भी, सॉरी ट्रांजिटिव है, अगर वो ट्रांजिटिव नहीं होता तो आप उसमें काउंटर देते, ठीक है। चलिए ट्रांजिटिविटी भी चेक कर लेते हैं। फॉर ट्रांजिटिव आपको शो करना है तो आप चेक कर लो, देखिए सर ट्रांजिटिव क्या होता है। देखो वही ए लेस देन इक्वल टू बी है सर, ठीक है। अब बी हो सकता है सर किसी नंबर से और छोटा हो, बिल्कुल हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता है। आप बताओ मुझे कि ए जो है वो एक नंबर से छोटा है, मान लो 1 जो है ना, 1 इज लेस देन इक्वल टू, 1 इज लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है। अब सर 5 लेस देन इक्वल टू 10 है, तो ऑब्वियसली सर 1 भी तो लेस देन इक्वल टू 10 हुआ ना, कैसी बात कर रहे हो, है ना। ये सारे कंडीशंस चल रहे हैं आपस में, बिल्कुल बिल्कुल तो होगा। अगर 5 से छोटा है एक, 10 से छोटा है 5, तो ऑब्वियसली यार जो है एक भी होगा 10 से छोटा ही। तो सिंपल सी बात है ना, इसमें तो क्या ही करना है, तो ऑब्वियसली ये ट्रांजिटिव है। एंड ए इज लेस देन इक्वल टू सी। अब इसमें आप कैसे लिखोगे, इसमें कैसे लिखोगे सर, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर एंड ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर द रिलेशन इज सिमेट्रिक, सॉरी ट्रांजिटिव। इसमें आपको कोई काउंटर देने की जरूरत नहीं है, इट इज ओके। लेकिन अगर आप जो चीज़ को एंटी पे जा रहे हो कि आप उसको प्रूफ मतलब हटा रहे हो कि नहीं ये नहीं है, तो आपको उसका एग्जाम्पल देना है। काउंटर इज, मैं लिख भी देता हूँ, काउंटर इज इम्पॉर्टेंट, काउंटर देना बेटा, ठीक है। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन तो हो गया, तो आपको समझ में आ गया, प्रूफ ऐसे ही देते हैं हम लोग। रिफ्लेक्सिव अगर है तो आप प्रूफ दे देना कि ऐसे लिख सकते हो लैंग्वेज में। थोड़ा अच्छे से लिख देना, मतलब मैंने तो यहाँ पे स्पेस कम है इसलिए वैसे लिखा है, आप अच्छे से लिख सकते हो, ठीक है। चलिए सेम क्वेश्चन है बेटा, सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे सिर्फ क्यूब दे दिया गया है, तो आप इसको होमवर्क में करेंगे अब, है ना। इसको आप होमवर्क में करेंगे अब। मत बोलना सर होमवर्क बहुत देते हो आप, देना तो पड़ेगा सर।
देना तो पड़ेगा, मैथ्स से बिना सेल्फ प्रैक्टिस के तो कोई बात ही नहीं बनती। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। चलिए, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, बस आपको यहाँ पे केसेस बना लेने हैं। यहाँ पे a लेस देन इक्वल टू बी था, यहाँ पे b क्यूब है, बस और कोई फर्क ही नहीं है। तो ये बिल्कुल आप करोगे, इसमें चेक करना है आपको। और देखो, मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ कि चेक करना, मैं आपको स्टेप्स लिख देता हूँ, चेक कर लेना। पहला पॉइंट, अगर प्रूफ हो गया, मतलब कि अगर मान लो कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ये अगर शो हो गया तो जनरल डेफिनेशन देना। अगर काउंटर चला गया, मतलब अगर कोई नहीं हो पाया, है ना, अगर काउंटर हो गया, मान लो रिफ्लेक्सिव नहीं आया, ठीक है, तो एग्जाम्पल देना। चलो, आई होप सो अब इसको आप कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है, बढ़िया। और इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए 1 2 3 4 5 इज गिवन बाई आर ए कॉमा बी, ए माइनस बी इज इवन, मॉड ए माइनस बी इज इवन। अच्छा सर, तो इसको रिफ्लेक्सिव पहले चेक करना शुरू करते हैं। रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, कैसे करेंगे? तो इसमें बेसिकली क्या होगा, मॉड ए माइनस ए बेसिकली ज़ीरो आएगा, जो कि हम इवन मान सकते हैं, है ना, इवन मान सकते हैं। सिमिलरली आप देखोगे कि मान लो यहाँ से एग्जांपल ले लो कि अगर मॉड 2 माइनस 2 है तो सर ये तो ज़ीरो देगा, जो कि इवन आप मान सकते हैं। अगर आप मॉड 5 माइनस 5 करेंगे तो ये फिर से ज़ीरो देगा, फिर से इवन मान सकते हैं। 4 माइनस 4 करोगे तो ये फिर से इवन देगा, ज़ीरो, है ना। तो ये बेसिकली वही चीज़ है कि ये मॉड के अंदर जो भी आप डालोगे तो रिफ्लेक्सिव तो ये होगा ही, क्योंकि सेम चीज़ को आप माइनस कर दे रहे हो ना, 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 3 0, 1 माइनस 1 0। तो ये हर बार एक आपको इवन वैल्यू दे रहा है, जो कि है ज़ीरो, ठीक है। यानी कि ये तो आपका ए कॉमा ए बिलोंग्स टू सेट आर, सॉरी रिलेशन आर, ठीक है, ये तो बिलोंग कर रहा है। यानी कि और जनरली मतलब कि ए कॉमा ए तो कर ही रहा है, बी कॉमा बी अब दूसरा एलिमेंट लोगे तो भी कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है सर इसमें तो, है ना। तो ये सब एग्जाम्पल में ऐसे ही मैं लिख दे रहा हूँ, जो ए कॉमा ए भी है, बी कॉमा बी भी है, तो देयर फोर रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक देख लेते हैं कि क्या ये सिमेट्रिक है कि नहीं है। सिमेट्रिक में क्या होता है, ए माइनस बी आपको इवन दे रखा है इसने, यानी कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ना, तो ए माइनस बी इवन है, एग्जाम्पल ले लेते हैं ना साइड में। तो मान लो कि ए माइनस बी इवन है, तो चलो 3 माइनस 1, तो मॉड ऑफ 3 माइनस 1 सर ये होता है 2। और सर अगर इसको आप पलट दोगे एक्स और वाई, मतलब 1 माइनस 3 मॉड का, ये भी सर 2 देगा, क्योंकि -2 को फिर मॉड आप करोगे तो ये 2 देगा। तो ये सर फिर से सिमेट्रिक भी हो गया ना, ठीक है। तो ये मॉड बी माइनस ए इज ऑल्सो इवन, क्योंकि मॉड है, मॉड लगा हुआ है ना, माइनस को खा जाएगा वो, ठीक है। देयर फोर रिलेशन इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक हो जाएगा बेटा। अब ट्रांजिटिव की बारी आती है कि सर ये क्या ट्रांजिटिव होगा, देख लेते हैं ना, ट्रांजिटिव देख लेते हैं, ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा। अच्छा, अब एक देखते हैं यहाँ पे, ए माइनस बी जो है वो इवन होना चाहिए, ठीक है। बी माइनस सी भी इवन होना चाहिए। तो सर क्या ए माइनस सी इवन होगा? आप मुझे एक बात बताओ कि इसमें हम लोग जब भी आपको समझ ना आए ना, तो एक एग्जांपल ले लिया करो। मान लो ये देखो कंफ्यूजिंग दिख रहा है थोड़ा सा कि क्या यह होगा कि नहीं होगा, समझ में नहीं आ रहा, तो सर यहाँ पे एक एग्जांपल फिर से लेते हैं। चलो ए माइनस बी ले लेते हैं, यानी कि मॉड 1 माइनस 3 ले लेते हैं। तो ये सर 2 दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे 3, अब ये तो 3 था, तो बी माइनस सी देखते हैं। तो बी तो ये था ना, 3 माइनस क्या ले लेंगे, वो इवन 5 ले लेते हैं। सर ये फिर से 2 दे रहा है, इवन। 2 से वैल्यू से मतलब नहीं है, इवन से मतलब है। तो क्या सर 1 माइनस 5 भी इवन देगा? बिल्कुल देगा यार, 4।
तो इवन ही दे दिया ना, ये सारा तो इवन हो गया। यानी कि ए कॉमा बी तो बिलोंग कर रहा था सेट आर से, रिलेशन आर से। बी कॉमा सी भी बिलोंग किया सर। ऑल्सो ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर रिलेशन इज ट्रांजिटिव। तो चलिए बेटा इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल द एलिमेंट्स आर 2 4 रिलेटेड टू ईच अदर बट नो एलिमेंट ऑफ 1 3 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2 4। तो बहुत सिंपल सी बात इसमें कह रहा है। ये पार्ट 2 है क्वेश्चन का, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, है ना, पार्ट 2। इसमें क्या है ना कि 1 3 5, अब देखो सिंपल सी बात है, 1 3 5 जो है इसका अगर आप दो एलिमेंट्स का मॉड ले लोगे ए माइनस बी तो वो हमेशा इवन आएगा। करके देख लो, 5 - 1 ले लो, चाहे 5 - 3 ले लो, चाहे 1 - 3 ले लो, 1 - 5 ले लो, चाहे 3 - 5 ले लो, हमेशा इवन आएगा ऑलवेज। तो ये तो सही है, ये तो सही है। अब दूसरा क्या कह रहा है कि ये तो रिलेटेड है ही सर, बिल्कुल रिलेटेड है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 4, अब 2 4 में लोगे ना तो ये भी इसमें भी ऑलवेज इवन आएगा। क्या ऑलवेज इवन आएगा? क्या चीज़ सर, क्या इवन आएगा? मॉड ए माइनस बी, ये ऑलवेज इवन आएगा हमेशा। तो ये भी रिलेटेड है, लेकिन इनका एक भी एलिमेंट दूसरे वाले में रिलेटेड नहीं है। ऑब्वियसली अगर आप 1 और 2 को माइनस कर दोगे, 1 और 4 को माइनस कर दोगे ना, मॉड यहाँ पे अगर आप ले लोगे, यहाँ पे अगर मान लो आप मॉड 4 - 1 ले लोगे तो सर ये तो 3 आ जाएगा, ये तो ऑड आ जाएगा, ये तो ऑड आ जाएगा ना, इसीलिए ये वाला रिलेटेड नहीं है ना, ये रिलेटेड नहीं होगा सर। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, आपको शो करना था। अच्छे से कर लेना, रीडो कर लेना कॉपी में ज़रूर से। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फिलहाल। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, मतलब लैंग्वेज वाइज डरावना क्वेश्चन लगता है काफ़ी लोगों को, लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन गिवन बाय आर पी क्यू, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम ओरिजिन इज सेम एज डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजिन इज एन इक्विवेलेंट रिलेशन। अच्छा सर, रिफ्लेक्सिव के डायरेक्ट चेक करना शुरू करते हैं हम लोग। इसमें क्या बोल रहा है वो क्वेश्चन करते हुए ही समझेंगे। देखिए ये क्या कह रहा है ना कि जो पॉइंट्स है, दो पॉइंट्स का डिस्टेंस सेम है ओरिजिन से, तो रिफ्लेक्सिव में क्या होगा कि जो पॉइंट्स होगा वो आप मिला दोगे, है ना, क्योंकि ये ओ हो जाएगा ना, 0 0 मान लेते हैं, ओरिजिन है ये वाला पार्ट, ओरिजिन है। तो सर इसके यहाँ से दूरी एक पॉइंट पी मान लेते हैं, जो कि इसमें गिवन है P, Q। तो रिफ्लेक्सिव में तो यही P और P दो पॉइंट तो यहीं पे आपने ले लिया ना, मतलब कि बेसिकली P, बिलोंग्स टू आर। ऑब्वियसली यार, अगर आप इस चीज़ को Q को भी P बना देते हो, यही करते हो ना रिफ्लेक्सिव में, सेमी को एक एक से अपने आप में रिलेट कर देते हो, तो ऑब्वियसली यार OP का जो डिस्टेंस है, OP बराबर OP आ जाएगा। दोनों जो डिस्टेंस है वो तो बराबर आएगा ना, P और P को रिलेट कर दिया आपने आपस में, तो ये ऑलवेज ट्रू है, ऑलवेज ट्रू है सर। यानी कि P, बिलोंग्स टू आर, मैंने ऊपर लिख दिया ऑलरेडी, देयरफॉर रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। बढ़िया सर। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, जो कि आती है हमारी सिमेट्रिसिटी, यानी कि सिमेट्रिक चेक करने के लिए। सिमेट्रिक है क्या सर? सिमेट्रिक के लिए क्या होता है कि देखो सिंपल सी बात है, P और Q है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम ओरिजिन ऐसे इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट Q फ्रॉम द ओरिजिन। अच्छा एक बात बताओ, अगर आप P ले लेते हो ना, डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम ओरिजिन इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम ओरिजिन, यही कह रहा है ना, यही तो कह रहा है वो, क्वेश्चन में यही चीज कह रहा है। अब सर P और Q को इंटरचेंज कर दो ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिमेट्रिसिटी के लिए डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम ओरिजिन इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम ओरिजिन। अरे सर क्या मजाक कर रहे हो, तो हमेशा होगा ना, ऑलवेज ट्रू है, ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज ट्रू। ये तो वही बात हो गई, 1 = 2 सो 2 = 1, ये तो हम वही वाली बात हो गई। ठीक है, ये तो ऑलवेज ऑलवेज ट्रू हो गया इसका, तो ये तो ऑलवेज ट्रू हो गया इसका, तो वही मतलब हो गया ना, A = B तो B = A, वही चीज़ तो कह रहा है ये, कोई चीज़ तो कह रहा है। यानी कि A, B, सॉरी P, Q के टर्म में लिख लो, P, Q बिलोंग्स टू आर implies Q, P also belongs to R।
देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक। ठीक है, ठीक है सर। अब ट्रांजिटिव देख लेते हैं, ट्रांजिटिव के लिए चेक कर लेते हैं, ट्रांजिटिव के लिए चेक कर लेते हैं। अच्छा, ट्रांजिटिव के लिए क्या कह रहा है ना कि अब देखो यहाँ पे मान लो कि एक पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट एक मान लो, डिस्टेंस यही से हम लैंग्वेज में लिख लेते हैं, पॉइंट लेने की क्या जरूरत है। डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ओ जो होगा वो बराबर होगा किसके, डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम ओ। ठीक है, अब मान लो कि ये चीज़ तो हमने लिख लिया, ये तो ऊपर दिया हुआ था। अब इसका क्या मतलब है ना कि मान लो पी कॉमा क्यू है, ठीक है, पी कॉमा क्यू है, ये तो रिलेशन से बिलोंग कर ही रहा है, हमें तो पता ही है। और सर क्या एक दूसरा पॉइंट क्यू कॉमा एस ले लेते हैं, मान लो क्यू कॉमा एस ले लेते हैं, क्या ये भी बिलोंग करेगा क्या रिलेशन से, क्यू कॉमा एस भी करेगा क्या? ठीक है, कुछ नहीं, क्यों नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि पी और क्यू को कैसे डिफाइन किया हुआ है आपने कि दोनों की डिस्टेंस से जो ओरिजिन मतलब जो डिस्टेंस है वो सेम है। तो सर अगर क्यू भी उतना ही दूरी पे है जितना दूरी पे पी है, तो सर एस भी तो उतना ही दूरी पे ही होगा ना, क्योंकि क्यू जो है वो यहाँ पे भी प्रेजेंट है और यहाँ पे भी प्रेजेंट है, मतलब दोनों को रिलेट कर रहा है एक तरह से। ठीक है यार, बेसिकली देखो कह क्या रहा है ना ये, कि जो पॉइंट है देखो, ये पॉइंट जो है ना आपका, ये पॉइंट पी है, ठीक है, ये पॉइंट आपका क्यू है, दोनों की जो डिस्टेंस है ना ओरिजिन से वो दोनों बराबर है, ये ओ है, यानी कि दोनों लाइंस बराबर हैं आपस में। तो सर अगर पी और क्यू बराबर है, पी और क्यू बराबर है सर, क्यू भी एक एस के साथ बराबर है, मतलब कि एक और लाइन ले लो एस यहाँ पे, उसके साथ ही बराबर है, तो सर एस और पी भी तो बराबर होगा ना, यानी कि एस पी बिलोंग्स टू आर, ये भी ऑलवेज ट्रू होगा सर, ऑलवेज ट्रू। देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। तो इसमें आप नीचे लिख सकते हो कि जो रिलेशन होगा आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं क्या कह रहा है। फर्दर शो दैट ऑल द सेट ऑफ पॉइंट्स रिलेटेड टू पॉइंट पी इज द सर्कल पासिंग थ्रू पी विद ओरिजिन एज सेंटर। यार एक कॉमन सेंस वाली चीज पूछ रहा है, सिर्फ लैंग्वेज से डराते हैं, कुछ नहीं है। देखो मैं एक अलग स्लाइड में समझा रहता हूँ आपको ये, एक सेकेंड यार, ये कहाँ चला गया वो हमारा बैकग्राउंड, हमारा बैकग्राउंड कहाँ चला गया भैया, सबसे जरूरी तो बैकग्राउंड है यार, कहाँ गया सर, ये रहा। ठीक है, क्या कह रहा है ना कि जो पॉइंट वालों की ये ले लिया आपने, ठीक है, अभी मैंने बताया था कि ये ओरिजिन है और ये पॉइंट है आपका पी, सेम हमने पॉइंट ले लिया क्यू, और वहाँ पे एक पॉइंट था एस, तीनों इक्वी डिस्टेंस थे आपस में। अब आपको नहीं लग रहा है सर कि अगर आप इसको ज्वाइन करते जाओगे ऐसे करके, पॉइंट्स आप लेते जाओगे, तो ये एक सर्कल बना लेगा, ये एक सर्कल बना लेगा, सर्कल बना लेगा, ऑब्वियसली बना लेगा ना। अगर आप पॉइंट्स ऐसे लेते 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 पूरा ज्वाइन कर दोगे, अगर आप पॉइंट्स ऐसे लेते लेते पूरा ज्वाइन कर दोगे तो ये सर्कल ही बना देगा ना, क्योंकि जो ओरिजिन से सारे पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंट है, इक्वी डिस्टेंट है, और दैट्स व्हाट द रिलेशन इज सेइंग कि आपने उसी चीज का रिलेशन बनाया है, तो सर्कल ही बना लेगा, सर्कल फॉर्म होगा, उसी को हम रेडियस बोल देंगे, जो ओरिजिन जो पॉइंट्स होंगे उनको ही हम रेडियस बोल देंगे, मतलब पॉइंट्स नहीं, बेसिकली जो लाइंस होंगे, जो इक्विडिस्टेंट लाइंस होंगे, ये सब रेडियस ही है ना सर्कल के यार, मतलब ऐसा सर्कल नहीं बनेगा, मैं बता देता हूँ रुको, तो ऐसा सर्कल नहीं बनेगा, रुको, ये थोड़ा सा डायग्राम गलत बना दिया मैंने, वो मतलब एकदम जो स्टार उसका जो पॉइंट है ना वहां से बनेगा, देखो जैसे कि ये मान लो पी है, ये क्यू है, चलो ऐसे ऊपर भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा सर्कल कुछ बनेगा, ये बहुत ही वाहियात सर्कल है लेकिन ऐसे ही बनेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला वाला क्वेश्चन। चलिए, तो इस क्वेश्चन में हमें चेक करना है बेसिकली कि रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक है, क्या है। ठीक है, देखते हैं। तो रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं ना, वन कॉमा, ठीक है, वन है, 1 2 3 4 सेट है, तो 1 कॉमा 1 है क्या सर, 1 कॉमा 1 तो है, 1 कॉमा 1 तो है, 2 कॉमा 2 भी है सर, 2 कॉमा 2 भी है, बढ़िया।
बढ़िया। तो रिफ्लेक्सिव तो ये है, 4,4 भी है, देखो 3,3 भी है, सबका जो है ना एक ए वाला पेयर है, ए वाला पेयर बिलोंग्स टू आर है, यानी कि ये रिफ्लेक्सिव तो है। रिफ्लेक्सिव तो है, तो रिफ्लेक्सिव अगर है तो ऑप्शन से एलिमिनेट करते हैं ना। रिफ्लेक्सिव है तो बट नॉट रिफ्लेक्सिव, ये ऑप्शन तो गया, ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता ना। नॉट रिफ्लेक्सिव कैसे? रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव इक्विवेलेंस है तो रिफ्लेक्सिव तो होगा। ठीक है सर, अभी तक एक ही ऑप्शन उड़ पाया, कोई बात नहीं। अब दूसरा देखते हैं, सिमेट्रिक। अगर 1,2 है तो 2,1 है क्या? 1,2 है तो 2,1 है क्या? ओहो सर, 2,1 तो नहीं है, यानी कि अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है बट बी कॉमा ए जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा, तो सिमेट्रिक तो सर नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, है ना, सिमेट्रिक नहीं है, मतलब जो सिमेट्रिक कह रहा है वो गलत हो जाएगा। सिमेट्रिक कौन कह रहा है? सिमेट्रिक कौन कह रहा है? इक्विवेलेंस हो ही नहीं सकता ना, सिमेट्रिक नहीं है तो कहाँ से होगा? एंड सिमेट्रिक नहीं। तो एक ही ऑप्शन बचता है हमारे पास बी, तो वो तो सही होगा, लेकिन एक बार देख लेते हैं, ट्रांजिटिव भी देख लेते हैं। देखिए सर, ट्रांजिटिव कैसे होगा? 1,2 है, 2 से कुछ स्टार्ट हो रहा है क्या? 2 से कुछ स्टार्ट हो रहा है क्या? देखिए सर, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है आपको, अगर 1,2 है ना, यहाँ पे ट्रांजिटिव का एक स्पेशल केस होता है, मैं आपको इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर देता हूँ वो चीज़। स्पेशल, चलो ऐसा लंबा एरो नहीं देंगे यार, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट मैं आपको लिखा देता हूँ। स्पेशल केस ऑफ ट्रांजिटिव। ये क्या होता है ना, ये क्या होता है कि अगर आपके ए कॉमा बी जो है वो बिलोंग कर रहा है, लेकिन फर्दर कोई काउंटर नहीं है, लेकिन फर्दर फर्दर बी कॉमा सी प्रेजेंट ही अगर नहीं है ना सेट में, तो ये ट्रांजिटिव होता है। ये चीज़ आपको ध्यान देना था, ये चीज़ आपको ध्यान देना था, ठीक है, कि अगर ए कॉमा बी सेट में बिलोंग कर रहा है, बी और बी कॉमा सी कर ही नहीं रहा है, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं कि ए कॉमा बी करना है, बी कॉमा सी करना है, अगर ए कॉमा सी नहीं कर रहा है तब तो वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। लेकिन अगर ए कॉमा बी कर रहा है, उसके आगे कुछ बात बनी नहीं रही है, उसके आगे कुछ है ही नहीं, तो वो हमेशा ट्रांजिटिव होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये इसको आप बादल बना लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बिल्कुल बादल बना लो एकदम इसको, रिमेंबर एज रिजल्ट फाइल कर लो, रिमेंबर हैज रिजल्ट। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको याद रखनी है कि अगर इसका कोई काउंटर है ही नहीं तो वो ट्रांजिटिव हमेशा होगा, ठीक है। यानी कि सर 1,2 तो है, लेकिन 2 से कुछ स्टार्ट नहीं हो रहा, 2,2 तो हो नहीं सकता ना, फिर उसी को कर दिया आपने, तो ये सर ट्रांजिटिव होगा, ये ट्रांजिटिव होगा। क्योंकि 2,3 होता ना, अगर यहाँ पे 1,2 2,3 होता ना, तो ये ट्रांजिटिव नहीं होता। देखो 3,2 है तो ये तो नहीं होगा, 3,2 थोड़ी ना बात बनेगी यार, एक भी काउंटर ढूंढ लिया तो नहीं होता है, तो ये ट्रांजिटिव तो है, ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव है सर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है यहाँ पे। चलिए देख लेते हैं आंसर, यहाँ पे हम लाए हैं लिख के, कहाँ गया भैया, इरेजर कहाँ गया? अरे बिल्कुल सर, आंसर बी यहाँ पे करेक्ट है हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं फंक्शंस पे, रिलेशन का जो चीज़ था वो यहाँ पे ख़त्म हो गया, रिलेशंस ख़त्म हो गया, तो फंक्शंस देख लेते हैं। और यहाँ पे हमारे पास कुछ स्लाइड्स और हैं, क्वेश्चंस मैं बहुत सारे आज लेके आया हूँ आपके लिए, क्वेश्चंस में कोई कमी हम नहीं छोड़ने वाले हैं। चलिए तो हम लोग फंक्शंस पे चलते हैं सर, कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन को आप आराम से समझो, बिल्कुल अभी जो भी चीज़ कर रहे हो बिल्कुल अब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट हो जाओ, क्योंकि फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, फंक्शंस हमें सीखना है, और फंक्शन से ही सबसे ज़्यादा बच्चे भागते हैं, समझ में नहीं आता सर, ठीक है। अच्छा, चलो मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि फंक्शन होता क्या है। मान लो कि एक यहाँ पे मशीन है, ये है सर मशीन, और ये है मशीन, और इससे आप कॉफ़ी बनाते हो, कॉफ़ी बनाने की मशीन है। अब इसमें ना आप इनपुट क्या देते हो पीछे से, मशीन का यहाँ पे मान लो कि इनलेट होगा, इनलेट, ठीक है, यहाँ से आप इनपुट दोगे और मशीन यहाँ से कॉफ़ी बाहर देगी, है ना, सिंपल सी बात है। तो इनपुट क्या होगा इसके अंदर, मेरी ड्राइंग बहुत ख़राब है तो उसके लिए कोई कमेंट नहीं करेगा नीचे, ठीक है।
तो इनपुट क्या होता है सर? इनपुट क्या होता है? मिल्क। कॉफ़ी में क्या मिल्क डालते हैं? और कॉफ़ी पाउडर आप डालते हो, है ना? शुगर डालते हो। तो ये सब चीज़ें क्या हो गई सर? ये इनपुट हो गया। ये इनपुट हो गया सर, इनपुट। अब आउटपुट क्या होता है? आउटपुट आपको गरमा-गरम एकदम मस्त कॉफ़ी बनी हुई मिलती है, दलगोना, दलगोना कॉफ़ी, है ना? दलगोना कॉफ़ी मिलती है आपको, बढ़िया। मज़ा आ जाता है सर, एकदम ऐसी चीज़ें कर देते हो ना क्लास के बीच में कि एकदम अभी मन कर रहा है कि क्लास बंद करें, उठ के कॉफ़ी पी लें। कोई नहीं यार, पी लेना, लेकिन क्लास देख लो पूरा। ठीक है, ये आउटपुट है सर। ठीक है, बढ़िया। अब आप एक बात बताओ मुझे कि क्या कभी ये मशीन आपको, अगर अब इसमें पता चला कि दूध, चीनी और कॉफ़ी पाउडर आप डाल रहे हो, क्या कभी ये जो आपकी जो मशीन है, ये आपको मतलब, जैसे मान लो ना कि ये आपको मशीन थोड़ी मैगी बना के देगी कभी। मैगी थोड़ी बना के दे देगी, मैगी नहीं बनाएगी ना कभी। क्योंकि आपने उसके अंदर जो मशीन है वो बनी कॉफ़ी बनाने के लिए। ऐसा थोड़ी है कि आप उसके अंदर दूध, कॉफ़ी पाउडर, शुगर डाल रहे हो और मैगी बना के दे पा रहे हो। बोले सर दे रहे तो मज़ा आ जाए बिल्कुल है मैगी बना के। मतलब कॉफ़ी के साथ सर कभी कॉफ़ी कभी मैगी एकदम मज़ा आ जाएगा सर। लेकिन बेटा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना? इसका मतलब है कि ये जो मशीन है ना, एक फ़ंक्शन है। बेसिकली जो मशीन है, ये जो मशीन है, ये एक फ़ंक्शन है। ठीक है? फ़ंक्शन वही करता है जो उसको बताया गया है, जो उसको प्रोग्राम किया गया है। और जो उसके अंदर आप इनपुट डालते हो वो उसी के हिसाब से आउटपुट बना के निकालेगा। अपने हिसाब से वो आउटपुट बना के नहीं निकालेगा। ठीक है? तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है, और ये सेम चीज़ होता है बेटा फंक्शंस। मैथ्स के अंदर जो फंक्शंस होता है वो सेम चीज़ होता है बिल्कुल ही। कि आपने एक इक्वेशन का एक फंक्शन बना रखा है। चलो मैं आपको आगे दिखाऊँगा फंक्शंस का जो रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल है, लेकिन आपको ये फंक्शन जो है ना उसका एक प्रॉपर काम है। ठीक है? वो कभी भी आपको अलग आउटपुट नहीं देगा। वो आपको एक सेम आउटपुट देगा हमेशा। जिस हिसाब से आप इनपुट डालेंगे वैसा आउटपुट ज़रूर मिलेगा, लेकिन वो आपको एक ही आउटपुट देगा, 2 आउटपुट नहीं दे सकता कभी। ऐसा थोड़ी ना कभी आपको ये कॉफ़ी पाउडर देगा, सॉरी कभी आपको दलगोना कॉफ़ी देगा, कभी आपको मैगी बना के देगा। ऐसा तो नहीं है, आपको देगा तो वो कॉफ़ी हमेशा, हमेशा कॉफ़ी देगा। उसमें आप दूध, चीनी डालोगे और कॉफ़ी पाउडर डालोगे, हमेशा आपको वो कॉफ़ी बना के देगा। आपको वो मैगी बना के कभी नहीं देगा। ठीक है? तो अब हम लोग देखते हैं कि इसमें सर रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल क्या है, जो फंक्शंस में। चलो एक बार मैं आपको दिखा ही देता हूँ साइड में। कि जो हम यहाँ पे सेट डायग्राम बना रहे थे ना, देखो मेरी ड्राइंग कुछ ज़्यादा ही खराब है, मेरे को सीखनी पड़ेगी यार। देख रहे हो गोला भी नहीं बन रहा ठीक से। हाँ, तो मान लो कि ये है। तो सर ये यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि मान लो ये एलिमेंट्स हैं डैश, 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 डॉट, 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 डॉट। सर फंक्शन है, आपने उसके अंदर ये दूध है मान लो ये डाला तो उसने आपको एक वैल्यू दिया। ठीक है? लेकिन सर कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आप दूध डाल रहे हो आपको 2 चीज़ दे रहा है। नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल ही नहीं है ना? दूध डाल रहे हो तो दो, लेकिन हाँ, ये पॉसिबल है सर कि दूध, चीनी सब डाल रहे हो। ये देखो दूध, चीनी हो गया, सब कुछ डाल रहे हो, एक आउटपुट दे रहा है, ये पॉसिबल है। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि आप इसके अंदर दूध डाल रहे हैं, तो ये आपको दूध के साथ कॉफ़ी, मैगी, चीनी सब दे रहा है, ये पॉसिबल ही नहीं है। मतलब ऐसे अगर आप कर देंगे, तो दैट इज़ नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन ही नहीं कहलाएगा। तो बेसिकली ये आप इसमें एक वैल्यू डालो, ये इसमें एक वैल्यू डालो, आपको एक वैल्यू देगा, इसमें एक डालोगे, आपको वैल्यू प्रोवाइड करेगा। तो ये एक फंक्शन होता है। ये एक फंक्शन बिल्कुल ट्रू है। अलग वैल्यू डालोगे, अलग ये वैल्यू अलग-अलग है। मान लो ये दूध है, ये मान लो कंडेंस मिल्क डाल रहे हो तो आपको थोड़ी अलग तरह की कॉफ़ी मिलेगी। अब मान लो कि इसके अंदर कंडेंस मिल्क से वैसे कोई कॉफ़ी बनती नहीं है यार, ऐसी कोई चीज़ करना मत, है ना? यहाँ पे सर मैं मैथ्स सिखाने आया हूँ, अगर यहाँ से आप कॉफ़ी बनाना सीखने वाले हो तो यार वो मेरा रिस्क नहीं है, फिर जूते खाओगे घर में, ठीक है? तो उसके बाद नीचे मान लो कि आपने थोड़ी वो दलगोना कॉफ़ी, दूसरा आपने कॉफ़ी पाउडर डाल दिया तो वो दूसरा कॉफ़ी आपको देगा। तो ये है ना? फंक्शन ये अलग इनपुट से अलग आउटपुट आपको मिलेगा बिल्कुल, लेकिन मल्टीपल इनपुट से एक आउटपुट मिल सकता है, लेकिन एक इनपुट से मल्टीपल आउटपुट कभी नहीं मिल सकता। ठीक है? आई होप सो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम देखते हैं फंक्शंस के टाइप्स। 1 इंजेक्टिव फंक्शन, इसी को इंजेक्टिव बोलते हैं बेटा। ठीक है? यानी कि सर एक फंक्शन में जो फंक्शन होती है वो एक वैल्यू रिटर्न करे। मतलब एक इनपुट एक आउटपुट दे, जैसे कि मैंने ये जो बनाया था ना पीछे, ये एक 1 फंक्शन है ना? देख लो फिर से दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। एक इनपुट, एक इनपुट, है ना? एक आउटपुट, एक आउटपुट, एक आउटपुट, दोनों को रिलेट कर दो आपस में, रिलेट कर दो ऐसे करके।
ये देखो, जो आपने रिलेट कर दिया तो इसी को हम बोलते हैं वन वन फंक्शन। 1 to 1 रिलेशन होता है इसमें, है ना? एक चीज़ डालोगे तो एक चीज़ मिलेगी, वन वन फंक्शन हो गया। ठीक है? वन वन फंक्शन हो गया सर। ठीक है? बात समझ में आ गई? ये वन वन होता है, एक से एक आप देखते हो? देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, फंक्शन वेयर ईच इनपुट वैल्यू मैप्स टू एक्ज़ैक्टली वन आउटपुट वैल्यू। एक ही होना चाहिए, मल्टीपल आउटपुट वाला दूसरा फंक्शन होगा बेटा। ऐसा नहीं कि वो फंक्शन नहीं हो सकता। मल्टीपल आउटपुट नहीं मतलब मल्टीपल इनपुट वाला, सॉरी। तो मल्टीपल इनपुट वाला जो होगा वो आपका दूसरा फंक्शन है। मल्टीपल आउटपुट तो हो ही नहीं सकता। मल्टीपल इनपुट वाला हम मैनी वन फंक्शन बोलते हैं उसको, जो हम आगे देखने वाले हैं। तो एक इनपुट रहे, मतलब देखो सिंपल लिख देता हूँ, एक इनपुट से एक आउटपुट मिले तो ये हो जाएगा आपका वन वन फंक्शन। ठीक है? वन वन फंक्शन हो जाएगा। बिल्कुल बढ़िया सर, समझ में आ गया। चलिए, नेक्स्ट है मेनी वन फंक्शन। ये वही चीज़ जो मैं आपको बता रहा था, मेनी वन वही जो मैं आपको बता रहा था। ठीक है, देखिए मेनी वन में क्या होता है, ड्राइंग से यार बहुत प्रॉब्लम हो रखी है ज़िंदगी में। देखो, मेनी वन में क्या होता है कि आप हो सकता है कि मल्टीपल इनपुट्स दो तो आउटपुट आपको एक मिले, वो चलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? मान लो कि इस तरह का हो गया कि ये दे रहे हो सर तो ये मिल रहा है, इसको डाल रहे हो तो भी ये मिल रहा है, इसको डाल रहे हो सर तो भी ये मिल रहा है। तो ये एक तरह से मेनी वन हो गया, इसको भी मिटा देते हैं वरना कन्फ्यूज हो जाओगे। तो ये एक तरह से सर मेनी वन फंक्शन हो गया। वन मैनी कभी पॉसिबल नहीं है। वन मैनी मत मत करके आ जाना एग्जाम में, पता चला एक इनपुट से आपने और आउटपुट निकाल दिया। चलो इसको भी कर ही देते हैं। तो ये मैनी वन फंक्शन हो गया, है ना? कि ज़्यादा आउटपुट, एक, सॉरी, ज़्यादा इनपुट होगा यहाँ पे, ज़्यादा इनपुट, एक आउटपुट। तो ये हो जाएगा मेनी वन फंक्शन। ठीक है? चलिए, अब देखते हैं सर ऑन टू फंक्शन क्या होता है। ऑन टू फंक्शन क्या होता है ना, देखो, ऑन टू फंक्शन हम किसको बोलते हैं बेसिकली, कि अगर आपका जो मैपिंग हो रखी है, वो मैपिंग आपकी जो हो रखी है, वो सारे एलिमेंट्स उसमें मैप होने चाहिए। जैसे कि देखो, मान लो कि ये एक हमारा जो डोमेन है, ये कोडोमेन है। ठीक है? अब ऑन टू फंक्शन क्या होता है ना, कि मान लो इसके अंदर एक एलिमेंट है, इसके अंदर एक एलिमेंट है, इसके अंदर एक एलिमेंट है, इसके अंदर ये है, इसके अंदर ये है, इसके अंदर ये है। ठीक है? सारे एलिमेंट कोडोमेन के सारे एलिमेंट देखो, ये एलिमेंट इसका साथ, ये एलिमेंट हो गया, चलो इसके साथ मान लेते हैं, ये एलिमेंट इसके साथ, तो सारे एलिमेंट कोडोमेन में, ये कोडोमेन है आपका और ये डोमेन है। तो कोडोमेन के सारे एलिमेंट्स का एक इमेज होना चाहिए। ठीक है? डोमेन में, है ना? कोडोमेन के सारे एलिमेंट्स का इमेज होना चाहिए डोमेन में, का इमेज इन डोमेन। तो इसी को हम क्या कह देंगे भाई, इसी को कह देंगे ऑन टू फंक्शन। यानी कि कोडोमेन में ना कोई मैपिंग खाली नहीं रहनी चाहिए, मतलब कि ऐसा अगर आपने कर दिया एक और खाली रह गया तो कोड, ये फिर ऑन टू नहीं होगा, इनटू बन जाएगा। इनटू अगला वाला पढ़ेंगे हम। ठीक है? इनटू बन जाएगा। चलिए सर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वाला देखते हैं। ये तो हमारा ऑन टू फंक्शन हो गया। सारे एक बार समझ लोगे तब समझ में आएगा इंडिविजुअल। ठीक है? चलो, ये देखो इनटू फंक्शन, ये मैं कह रहा था आपको कि अगर ऐसा कुछ होता है सिचुएशन कि मान लो ये हो गया और ये एक हो गया सर। अब मान लो इसके अंदर में एक एलिमेंट, एक एलिमेंट, एक एलिमेंट। अब इसमें मान लो कि हमने रख दिया 4, चाहे 5 रख लो, चलो कोई दिक्कत नहीं है उससे। ये एक आपने मैप करा इसको इसके साथ, इसको इसके साथ मैप कर दिया, इसको इसके साथ मैप कर दिया। आप मैनी वन भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैनी वन भी कर सकते हो, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ बस। तो ये जो था ये कोडोमेन है और सर ये वाला डोमेन हो जाएगा। ये डोमेन है, ये कोडोमेन है। और यहाँ पे देख सकते हो डोमेन के अंदर, डोमेन में एक जो आपका है, 2 एम्प्टी रह गए, है ना? 2 2 का इमेज नहीं बना। 2 का इमेज नहीं बना, तो एटलीस्ट अगर एक का इमेज ना बने, है ना, एटलीस्ट वन एलिमेंट इन द कोडोमेन इज नॉट एसोसिएटेड
विथ एनी एलिमेंट इन द डोमेन इज कॉल्ड एन इनटू फंक्शन। मतलब कि 2 का इमेज इस नहीं बना इस केस में, तो ये हो जाएगा इनटू फंक्शन, है ना? इनटू हो जाएगा सर। समझ में आ रही है बात आपको कि मतलब अगर एक भी एलिमेंट छूट गया ना यहाँ कोडोमेन में जिसका इमेज नहीं बन पाया तो वो इनटू हो जाएगा, अगर सारा सारा का बन गया तो वो ऑन टू हो जाएगा, है ना? तो ऑन टू इनटू में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, समझ लेना। अब बाइजेक्टिव देखो क्या होता है बाइजेक्टिव फंक्शन, कि जो फंक्शन विच सेटिस्फाई द कंडीशन फॉर बोथ वन वन एंड ऑन टू। अब देखो मुझे एक बात बताओ कि वन वन ऑन टू जो है ना दोनों का कंडीशन बना देते हैं यहाँ पे। सर वन वन क्या होता है? चलो यहाँ पे एक ले लो ऐसे, एक ले लो ऐसे, एक ले लो ऐसे, एक ले लो ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे। सर वन वन होता है कि सबकी मैपिंग होनी चाहिए, है ना? सबकी मैपिंग होनी चाहिए और एक की मैपिंग इनके साथ ही होनी चाहिए वन वन में। मैनी वन में आप जो है अलग अलग कर सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वन वन में क्या होता है एक का इमेज एक के साथ, एक का इमेज एक के साथ। तो ये एक बेटा बाइजेक्टिव फंक्शन बन गया, बाइजेक्टिव फंक्शन, जहाँ पे एक की इमेज एक के साथ है, एक की इमेज एक के साथ है, एक की एक के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे कोई खाली भी नहीं है, क्योंकि वन वन एंड ऑन टू बोल रहा है ना, एंड वर्ड यूज किया इसने, ऑन टू, वन वन एंड ऑन टू फंक्शन इज कॉल्ड अ बाइजेक्टिव फंक्शन, है ना? विथ सेटिस्फाई द कंडीशंस फॉर बोथ वन वन एंड ऑन टू इज कॉल्ड अ बाइजेक्टिव। यानी कि वन वन वाला कंडीशन भी सेटिस्फाई कर दिया, मतलब कि वन टू वन पेयरिंग है, वन टू वन पेयरिंग बोल सकते हो, और साथ में प्लस कोई एलिमेंट कोडोमेन में खाली नहीं है, कोडोमेन में खाली नहीं है। तो अगर दोनों कंडीशंस हो गया तो ये बस बिल्कुल बाइजेक्टिव बन गया आपका, बाइजेक्टिव बन गया। तो आई होप सो ये सारे टाइप्स ऑफ फंक्शंस आपको समझ में आ गए होंगे अच्छे से, कोई उसमें टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए भैया ये वाला क्वेश्चन करिए फटाफट, फटाफट पॉज करो, ट्राई करो यार, पॉज करो, है ना? पॉज करो और ट्राई करो। जो पहली बार देख रहा है वो देखो, जो आप रिवाइज कर रहे हैं तो आप पॉज करके ट्राई करो, बिल्कुल, है ना? चलिए सर, लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल 50 स्टूडेंट्स इन क्लास 10 इन अ स्कूल। ठीक है, लेट एफ फंक्शन है ए से एन तक डिफाइंड है। देखो फंक्शन लिखने का तरीका, रिलेशन तो आप सीख गए। फंक्शन क्या होता है ना, फंक्शन में एक होता है जैसे कि ऐसे लिखा रहेगा आपको, फंक्शन डिफाइन कहाँ से है, फ्रॉम द सेट ए, ये ए लिखा रहेगा टू, है ना? एन मतलब कि नेचुरल नंबर है यहाँ पे, एन मतलब कि नेचुरल नंबर, डिफाइंड बाई एफ एक्स, है ना? रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट एक्स, शो दैट एफ इज वन वन एंड बट नॉट ऑन टू। क्या कह रहे हो सर, वन वन कैसे होगा? सर एक बात बताओ, वन वन के लिए यहाँ पे एक लिखते हैं ना, जैसे रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव शो करते हैं ना, वैसे ही करना होता है फॉर वन वन। देखो अब भाई एक तो नॉर्मल सी बात है ना कि रोल नंबर की बात कर रहा है, मतलब कि सबकी एक यूनिक रोल नंबर होगी, यानी कि सब बच्चों की एक यूनिक रोल नंबर होगी। जैसे कि देखो यहाँ पे मान लो कि हम 50 की तो नहीं 5 की देखते हैं, है ना? स्टूडेंट नंबर 1 2 3 4 4 ही के ले लेते हैं। मान लो एक रोल नंबर 12 है, एक रोल नंबर 15 है, एक रोल नंबर 27 है, एक रोल नंबर 50 है। तो 1 का रोल नंबर 12 होगा, 2 का रोल नंबर 15 होगा, 3 का रोल नंबर 27 होगा, 4 का रोल नंबर 50 होगा। ऐसा तो नहीं ना हो सकता यार कि 50 जो है वो 2 बच्चों का रोल नंबर हो, नहीं वो तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, वो तो हो ही नहीं सकता, 50 दोनों बच्चों का रोल नंबर कैसे हो सकता है? तो यानी कि ईच स्टूडेंट हैव यूनिक रोल नंबर, देयरफॉर फंक्शन इज, मैं एफ एक्स नहीं लिखूंगा, एफ इज वन वन। ठीक है, अब यहाँ पे ना दिक्कत वन वन में नहीं आती, दिक्कत आती है ऑन टू में, कि सर ऑन टू कैसे प्रूव करें, इसमें समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन और गिवन नहीं है। बेटा बहुत इन्फॉर्मेशन बड़ी उसने दे दी कि नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर क्या होता है? वन से लेके इन्फिनिटी तक होता है, या वन से लेके इन्फिनिटी तक नेचुरल नंबर होता है। तो अब वन से लेके इन्फिनिटी, अब देखो रोल नंबर में तो 50 ही सेट में, देखो मेरी बात सुनो, सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? सेट ए के अंदर तो 1 2 3 डॉट 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 50 तक है। लेकिन जो आपका कोडोमेन है, अब देखो यहाँ पे रेंज वाली बात समझ में आएगी आपको, जो मैंने रेंज स्टार्टिंग में छोड़ा था आपके लिए, अब यहाँ आपको समझ में आएगी कि जो कोडोमेन होता है ना इसका, इसका कोडोमेन क्या है भाई? इसका कोडोमेन में आपके नेचुरल नंबर्स हैं।
ठीक है। और जो 50 एलिमेंट्स इसके अंदर से जो निकलने वाले हैं ना, जो 50 इसके अंदर से होंगे, वो आपका रेंज होगा, वो आपका रेंज होगा। कोडोमेन के अंदर नेचुरल नंबर्स हैं, उसके अंदर जो 50 नेचुरल नंबर्स के अंदर जो 1 से लेके 50 तक होगा, वो आपका रेंज होगा, रेंज। ये होता है बेसिकली रेंज। अब आप समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। और भी एग्जांपल्स लेंगे, फिलहाल इस क्वेश्चन में रेंज का कोई काम ही नहीं है। तो अब ऑनटू देख लेते हैं। ऑनटू के लिए क्या होगा सर? ऑनटू तो आप देख लो, समझ लो कि ऑनटू में क्या होता था कि ये हमारा डोमेन होता था, ये कोडोमेन होता था। अब कोडोमेन के अंदर क्या है? ये तो डोमेन है। डोमेन के अंदर तो सर जो स्टूडेंट नंबर 1 2 3 4 मान लेते हैं फिर से, और कोडोमेन के अंदर 12 15 27 50 जो था। लेकिन सर और भी तो होगा ना, ये तो नेचुरल नंबर है, इन्फिनिटी भी एक होगा इसके अंदर। इसके अंदर तो मतलब 50 से ऊपर जाता जाएगा ना, ये 51 भी होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर बोला है उसने। थोड़ा बड़ा बना देते हैं यार, रुक जाओ थोड़ा। डायग्राम इतना खराब है कि यार कोई पीडीएफ देखेगा तो उसको पढ़ने का मन ही नहीं करेगा। खैर, माफ कर लो। हाँ, तो मान लो 1 2 3 4 5 6 7 जो भी है, डॉट 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 स्टूडेंट 50 तक है हमारे, ठीक है। और यहाँ पे रोल नंबर भी 50 तक है, 1 2 3 4 5 डॉट 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 50। लेकिन यहाँ पे 51 52 डॉट 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 होगा। तो सबका इमेज तो बनेगा, सबका इमेज तो बन रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स खाली रह जा रहे हैं। कुछ एलिमेंट्स की मैपिंग नहीं होगी, कुछ नहीं, बहुत के एलिमेंट्स की मैपिंग नहीं होगी। कुछ एलिमेंट्स की मैपिंग नहीं हो रही, तो वो क्या हो जाएगा? तो ऑनटो नहीं होगा, ऑनटो नहीं होगा, इनटू हो जाएगा, है ना। इनटू हो जाएगा, इनटू फंक्शन है ये। क्योंकि इनटू में हमने अभी देखा था पीछे, कहा गया इनटू, इनटू में देखा था कि खाली रह सकता है। ऑनटू में देखो खाली नहीं रह सकता, ऑनटू में सारे भरे होने चाहिए। वो कह रहा है कि दिखाओ कि ऑनटू नहीं है, तो ऑनटू तो नहीं है भाई डेफिनेटली। तो बस ऐसे ही आपको ये वाले क्वेश्चंस करने होते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो है सेट वाला है और ये नेचुरल नंबर वाला है, ठीक है। गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू 2x इज 1 1 बट नॉट ऑन टू। अच्छा, 1 1 कैसे है सर? फॉर 1 1 नेचुरल नंबर है, ध्यान देना, ठीक है, नेचुरल नंबर है, ध्यान देना। तो एफ एक्स इज इक्वल टू 2x, वेन डायग्राम बना दो। जब समझ में ना आए ना तो वेन डायग्राम बेस्ट होता है हमारा। वेन डायग्राम नहीं, सॉरी, मतलब ये कौन सा डायग्राम होता है यार? एरो डायग्राम, वेन डायग्राम बोल रहा हूँ मैं। तो ये एफ एक्स इज इक्वल टू 2x, मान लो एफ इसमें 1 डालोगे तो 1 2, 2 डालोगे तो 2 4, है ना, वही होगा। 3 6, यानी कि 1 का 2 के साथ, 3 का 4 के साथ, सॉरी 2 का 4 के साथ, 3 का 6 के साथ, ऑब्वियसली 1 1 है, 1 1 है। ऑब्वियसली ना, एक का एक ही बन सकता है, दो इमेज तो बन ही नहीं पाएंगे इसमें, दो इमेज तो बन ही नहीं पाएंगे। तो ये ऑब्वियसली 1 1 है। 1 1 में क्या करना है आपको? सिंपली आप एफ एक्स 1 को बराबर कर दो एफ एक्स 2 के साथ। ये एक तरीका होता है प्रूफ करने का, ठीक है। तो एफ एक्स 1 बराबर एफ एक्स 2, यानी कि 2x1 बराबर 2x2। 2 से 2 गया सर, x1 बराबर x2, यानी कि ये 1 1 तो सर आ गया। अब सर ऑन टू के लिए तो क्लियर दिख रहा है, आपको क्या करना है, एफ एक्स बराबर वाई ले लेना है, यानी कि 2x बराबर वाई, यानी कि x जो होगा वो y/2 होगा, या फिर y जो है वो 2x होगा। तो अब आप देखो कि y जो है वो 2 का मल्टीपल है, y जो है सर वो 2 का मल्टीपल आने वाला है, यानी कि अगर आप 1 लोगे तो यहाँ 2 होना चाहिए, यहाँ 2 लोगे तो यहाँ 4 होना चाहिए। बात समझ रहे हो? लेकिन सर यहाँ तो 3 भी होगा, यहाँ तो 5 भी होगा, लेकिन यहाँ पे सर हमें 3 का 6 चाहिए, तो ये तो ऐसे ऐसे लिंक होगा, 2 का 4 1 का 2। लेकिन सर ये 3 और 5 का क्या? और ये तो इन्फिनिटी तक जाएगा ऐसा, क्योंकि नेचुरल नंबर्स है, नेचुरल नंबर्स है ना, तो ये तो अनपेयर्ड रह जाएगा, अनपेयर्ड कह सकते हो। अनपेयर्ड रह गया मतलब इसका कोई इमेज नहीं बन पाया, तो ये ऑन टू हो जाए, ऑन टू नहीं होगा, ऑन टू नहीं होगा। क्या हो जाएगा सर? इनटू हो जाएगा, इनटू फंक्शन हो जाएगा। तो इस तरह से आप प्रूव कर सकते हो ये सब क्वेश्चंस में, है ना। मैं कुछ आपको होमवर्क भी दूंगा, ऐसे क्वेश्चंस ट्राई करना। चलिए, यहाँ पे देखो आर से आर दे दिया, इस बार बोलना मत सेम क्वेश्चन है, ये एन से एन था, ठीक है, ये एन से एन था, ये आर से आर है। अब आप इसको होमवर्क में करोगे, अब इसको होमवर्क में करोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सर इसको फिर से आप होमवर्क में करोगे, ये वाला क्वेश्चन आप फिर से होमवर्क में करोगे। क्वेश्चन 12 भी आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ। 1 1 ऑन टू आपको दिखाना है इसमें भी, ठीक है, 1 1 ऑन टू शो करना है। और यहाँ पे जो रिजल्ट है
यहाँ पे मैं आपको इसका आंसर दे देता हूँ कि रिजल्ट अगर ट्रू होगा, अगर रिजल्ट ट्रू रहता है मान लो, तो डोमेन आर को अगर आप रिप्लेस कर दोगे एन से, तो बेसिकली यार देख लेना कि ये हिल जाएगा, मतलब प्रॉब्लम हो सकता है इसमें। ठीक है, आर डैश जो डोमेन है ये वाला, अगर आप इसको नेचुरल नंबर से, ये रियल नंबर से, इसको आप नेचुरल नंबर से कर रहे हो, तो को डोमेन बीइंग सेम एज आर, तो ये देख लेना कि क्या वो सेम जो आउटपुट वैल्यूज होंगी क्या वो सेम होंगी। मुझे तो लगता है कि ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, हालांकि आप देख लेना। ठीक है, तो ये आपका एक होमवर्क क्वेश्चन है, तो इसको आप ज़रूर से ट्राई करेंगे। चलिए मैं आपको ये करा देता हूँ, जिससे बच्चों की जिससे आत्मा सूख जाती है सर, ग्रेटेस्ट इंटीजर आत्मा सुखा देती है सर, बिल्कुल ये है। चलिए, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग फटाफट से। थोड़ा ही बाकी है यार, और इन्वर्स बाकी है, कॉम्पोजिट बाकी है, फिर हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए। यहाँ पे बॉक्स देख के तो बच्चों की आत्मा सूखती है, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। पहले मुझे ये बताओ कि बॉक्स का वैल्यू आपको पता है कि नहीं। मान लो कि बॉक्स ऑफ में 2.5 लिख रहा हूँ, तो ये कितना होता है, ये 2 होता है। ठीक है, बॉक्स ऑफ 2.1 ये भी सर 2 होता है। सर बॉक्स ऑफ 2.9 ये भी 2 होता है। फ़र्क नहीं पड़ता कि पॉइंट के बाद कितना ज़्यादा वो बड़ा डेसिमल है, फ़र्क नहीं पड़ता, आपको वो लेफ्ट वाला ही लेना है। मतलब कि मान लो कि ये 2 है ना, इससे बड़ा आप जा रहे हो, तो इससे अगर आप 3 तक जा रहे हो ना, तो यहाँ पे अगर आपको वैल्यू लेनी तो वो पीछे वाला वैल्यू ही आएगा। ठीक है, सिमिलरली 3.1 का जो बॉक्स होगा वो 3 आ जाएगा। लेफ्ट साइड वाला लेते हैं हमेशा। ठीक है, तो ये बॉक्स एक्स है बेसिकली, ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला जो बॉक्स होता है वही है। नीदर 1 1 नॉर ऑन 2। अच्छा, 1 1 में देख लेते हैं क्या दिक्कत आ रही है। अब 1 1 में देखो, यहाँ पे वही बात है ना कि 1 1 ये नहीं हो सकता, क्योंकि सर आप खुद बताओ, अगर यहाँ पे हम 2.5 ले रहे हैं, 2.1 ले रहे हैं, 2.9 ले रहे हैं, और ये सर जो वैल्यू है वो 2 है और 3 है, ये 3.1 है, चलो तो 3.1 तो 3 से रिलेट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये तीनों का जो वैल्यू है ना वो तो 2 ही आ रहा है, तो ये 1 1 नहीं हुआ, ये मैनी 1 हो गया। ये मैनी 1 फंक्शन है ये, दिस इज नॉट 1 1, दिस इज मैनी 1 फंक्शन। ठीक है, ये मैनी 1 है, तो 1 1 तो हो ही नहीं सकता। ऑन टू के लिए देख लेते हैं सर, तो सीधी सी बात है, ऑन टू भी नहीं होगा, क्योंकि कोडोमेन में बहुत सारी वैल्यूज प्रेजेंट है, वो रियल से रियल जा रहा है, रियल से रियल जा रहा है। ठीक है, तो कोडोमेन में तो बहुत वैल्यूज प्रेजेंट होंगी, तो ऑब्वियसली फिर से 2.5, 2.1, 2.9 कुछ भी ले लो यार। तो इसमें मान लो कि 2 है, 3 है, 4 है, फिर फ्रैक्शन भी आ सकता है। ठीक है, माइनस भी आ सकता है, फ्रैक्शन भी आ सकता है, क्योंकि रियल है। 4/5 है मान लो, है ना, कुछ भी आ सकता है। तो ये सब तो लिंक हो जाएंगे, लेकिन आपका ये जो है ना फ्रैक्शन वाला चीज़ छूट जाएगा, ये आपका लेफ्ट आउट रह जाएगा। तो ये लेफ्ट आउट रह गया, तो ये इंटू फंक्शन हो गया, इंटू फंक्शन हो गया, है ना। तो ये आपका ये ऑन टू तो नहीं होगा, ऑन टू तो नहीं होगा, यानी कि 1 1, ये वाला 1 1 नहीं है, 1 1 नहीं है, और ये वाला ऑन टू नहीं है। आई होप्स आपको समझ में आ गया होगा। तो ये सब बॉक्स वॉक्स देख के डरने की ज़रूरत नहीं है, मॉड बॉक्स है ना, बहुत ईजी होता है समझना इन सबको। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये मॉड वाला देखो, बात करते करते मॉड आ ही गया, मॉड वाला आप अब होमवर्क में करेंगे। जो मैंने बॉक्स वाला करा दिया, सेम मॉड वाला भी वैसे ही करना है। बॉक्स में आपको मल्टीपल वैल्यूज़ मिल रही हैं, इसमें भी सेम वही चीज़ है यार, क्योंकि मॉड आप खोलते हो, मैं मॉड का आपको बेसिक्स बता देता हूँ। देखो, अगर एक्स नेगेटिव है, ठीक है, तो मॉड क्या करता है ना, मॉड एक्स जो होता है वो आपको अपने साइड से एक माइनस लगा देता है, माइनस एक्स में। तो ये वैल्यू को अच्छे से लिख देता हूँ मैं थोड़ा। मॉड क्या करता है बेटा, कि वो एक्स के मॉड जो, अगर मान लो एक्स नेगेटिव है, ठीक है, केस ले लो एक्स नेगेटिव है, तो मॉड एक्स क्या करता है ना, कि वो क्या करता है, एक अपने साइड से माइनस लगा देता है माइनस एक्स में, तो ये बेसिकली एक्स बन जाता है, ये इसका वर्किंग होता है। ठीक है, अगर एक्स पॉजिटिव है एक वैल्यू, तो मॉड एक्स क्या करेगा, उसको एज इट इज खोल देगा, उसमें वो चेंजेस नहीं करता। ठीक है, तो नेगेटिव है तो अपने साइड से एक मॉड लगा देता है, अगर पॉजिटिव है तो ऐसे ही छोड़ देता है। तो मॉड वाला क्वेश्चन आप कर लेना। ये भी ऑब्वियसली तो ओरली दिख रहा है कि यार 1 1 ऑन 2 नहीं होगा, क्योंकि मॉड में ऑब्वियसली आप माइनस लोगे प्लस लोगे तो दो दो चीज़ों की फिर एक वैल्यू आएगी। क्योंकि देखो ना, -2 लोगे, -4 लोगे, तो इन दोनों का तो 2 4 आएगा, और अगर आप 2 4 लोगे मान लो, तो भी 2 4 आएगा। तो ऑब्वियसली यार 1 1 तो हो ही नहीं सकता, ऑन टू भी नहीं होगा। ठीक है, तो आप इसको देख लेना। ठीक है, देख लेना इसको और आप कर लेना बेटा इसको। चलिए, यहाँ पे ये वाला सवाल, x⁴, ठीक है,
रियल वाला है, ये रियल नंबर्स वाला है। यहाँ पे देख जरूर लेना कि n लिखा है कि r लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो। देखना है कि 1 1 है, ऑन टू है, मैनी 1 है, क्या है। चलिए, एफ एक्स जो है वो x की पावर 4 गिवन है आपको, ठीक है। पहले देखते हैं कि वैल्यूज कौन सी ले सकता है ये। 1 1 है कि नहीं, पहले हम लोग चेक करते हैं इसमें 1 1 है कि नहीं। सर 1 1 तो ये नहीं होगा, 1 1 तो नहीं होगा। मैंने तो ऑलरेडी देख के बता दिया कि आपने बताया कैसे, क्योंकि देखो इवन पावर है, इवन पावर है, इवन पावर है इसकी। अगर आप इसमें -2 की पावर 4 लेंगे तो दैट इज सेम एज गुड एज 2 की पावर 4, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस को वो खा जाएगा। यानी कि दो जो वैल्यूज हैं उनका सेम आंसर आ रहा है, दो वैल्यूज का सेम आंसर आने वाला है। दो वैल्यूज आप लेंगे तो सेम आंसर आएगा, तो ऑब्वियसली जो मैपिंग है वो 1 1 जैसी मैपिंग इसके अंदर नहीं होने वाली, 1 1 वाली मैपिंग इसके अंदर नहीं होगी, है ना। 1 1 वाली मैपिंग नहीं होगी, कुछ ऐसा इसका आएगा, दो वैल्यूज का सेम ये देगा। तो 1 1 वाली मैपिंग तो नहीं होगी, तो ये मैनी वन फंक्शन है। दिस इज अ मैनी वन फंक्शन, मैनी वन है। तो एफ इज मैनी वन ऑन टू। अच्छा देखते हैं ऑन टू, देख लेते हैं ऑन टू भी चेक करना पड़ेगा हमें। 1 1 तो नहीं है, 1 1 नहीं है, 1 1 ऑन टू तो हो ही नहीं सकता। 1 1 बट नॉट ऑन टू, नहीं भाई ऐसा तो है ही नहीं, 1 1 ये है ही नहीं। नीदर 1 1 ऑन टू, ये हो सकता है या पी हो सकता है, देखते हैं सर, देखते हैं ऑन टू चेक कर लेते हैं अभी, ऑन टू चेक कर लेते हैं। ऑन टू में क्या होता है कि आप एक वैल्यू डालते हैं तो उसमें कोडोमेन में जो चीज़ें हैं वो बचने नहीं चाहिए, है ना। जो कोडोमेन में इमेजेस हैं वो सारे आपके मैप्ड होने चाहिए डोमेन के साथ में, है ना। ऑन टू में अगर इनटू फंक्शन होगा तो वो चल जाएगा, नहीं मैप्ड होगा तो भी चल जाएगा। तो देखते हैं एक्स की पावर 4 में क्या कुछ ऐसा हम केस बना पाते हैं जिसमें वो मैपिंग ना हो पाए, ठीक है। तो बेटा ऑन टू वाले देख लेते हैं। अब देखो ये रियल तक जा रहा है ना, तो जब भी चीज़ रियल तक जाए ना तो आप समझ लो कि वो ऑन टू तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि रियल नंबर तक लेके जा रहे हो आप उसको। मान लो कि इसके अंदर आप ले रहे हो 1 2 3, मान लो, है ना। और भी बहुत नंबर आएंगे नो डाउट, क्योंकि एफ एक्स है, एफ एक्स बना हुआ है तो बहुत आप जो डालोगे वो मिलेगा। लेकिन बेटा इसके अंदर 1 की पावर 4 तो चलो है, 2 की पावर 4 भी है, 3 की पावर 4 भी है, लेकिन और भी नंबर्स होंगे जैसे कि 5 6 7, है ना। इन्फिनिटी भी होगा, कम नंबर्स तो सबका ज़रूरी नहीं है ना कि जो फोर्थ रूट है वो आना ही चाहिए, है ना। मतलब देखो मान लो 2 की पावर 4 तो चलो कर दिया आपने, 1 की पावर 4 भी कर दिया, 3 की पावर 4 भी कर दिया, लेकिन 5 किसी का पावर 4 आता नहीं है ना। मतलब आता भी होगा तो दैट इज़ अ लाइक नंबर, वो आप डिफाइन नहीं कर सकते उसके अंदर में, एफ के अंदर। तो सारे वैल्यूज़ का तो देखो पावर 4 इसमें बनेगा नहीं, तो ये ऑन टू भी नहीं होने वाला, ऑन टू नहीं होगा ये। क्या होगा, इनटू। थोड़ा इज्जत से लिख लो सर, ऑन टू नहीं होगा, इनटू होगा, ठीक है। तो नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, ऑप्शन डी जो है आपका सही होगा। मैनी वन ऑन टू बोल रहा है, ऑन टू नहीं हो सकता। ऑप्शन डी सही है क्या, देख लेते हैं यार। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है बेटा, ऑप्शन डी, है ना। चलिए नेक्स्ट, अब इन्वर्स की बात करते हैं, इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन। इन्वर्स क्या होता है, इन्वर्स वाली बात, ये जो डोमेन है वो रेंज बन जाती है, रेंज डोमेन बन जाती है। कैसे, देखो ये जो है ना आपका ये, ठीक है। कोडोमेन की बात इसमें क्यों नहीं करी सर, क्योंकि जो फंक्शन बनता है ना वो रेंज के हिसाब से ही बनता है। फंक्शन रेंज पे डिफाइंड होता है ना, कोडोमेन तो देखो कोडोमेन तो बहुत बड़ा होता है यार, इसमें तो रियल नंबर तक चला गया ना, तो फंक्शन तो हम रेंज में देख रहे हैं अपने, है ना। तो रेंज में इसलिए वहाँ पे रेंज लिखा हुआ है, अब उसमें कन्फ्यूज मत होना। देखिए, तो यहाँ पे मान लो कि कोई एलिमेंट है, 3 एलिमेंट्स है और इसके अंदर यहाँ पे ऐसे कर रखा है हमने डॉट डॉट, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको आपने मैप करा है इसके साथ, इसको मैप करा है इसके साथ, इसको मैप करा है इसके साथ। तो इसको तो आप इसके साथ मैप कर रहे हो, लेकिन सर इसका जो रिवर्स मैपिंग है वो क्या हुआ, तो इसी को आप कहते हो इनवर्स। कि आप जो ये रेंज वाला लिख सकते हो, रेंज या फिर कोडोमेन, है ना। और ये डोमेन है, एक चीज़ नहीं होती है दोनों में, बता देता हूँ पहले ही। रेंज इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे तीनों में मैंने मैपिंग कर रखी है, ठीक है। तो इनवर्स क्या होता है सर, जब आप रेंज से कोडोमेन की तरफ जाते हो तब उसके आप इनवर्स में जाते हो, है ना। और आप जब डोमेन से कोडोमेन की तरफ जाते हो, जब आप मैपिंग करते हो लेफ्ट टू राइट, तो वो आपकी होती है जो मतलब नॉर्मल फंक्शन होता है, सीधा जो सीधा नहीं है, लाइक जो आप नॉर्मली लिखते हो। इनवर्स तभी डिफाइंड होता है जब आप उसकी रिवर्स मैपिंग करो और वो वैलिड हो। जैसे कि इनवर्स फंक्शंस के बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं हमारे, जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस होता है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सॉरी, साइन एक्स बराबर थीटा, तो साइन इनवर्स थीटा बराबर एक्स, ये चीज़।
तो ये जो हो गया, ये इनवर्स फंक्शन का एक एग्जांपल हो गया भाई, है ना। इनवर्स फंक्शन का एग्जांपल हो गया कि आप साइन जो है वो उधर ले गए, तो साइन इनवर्स हो गया। लेकिन अब आप क्या होगा ना कि अब, सॉरी, ये साइन इनवर्स थीटा हो जाएगा बेटा यहाँ पे, इज इक्वल टू एक्स, है ना। तो अब क्या हुआ कि बेसिकली आप साइन को, या तो आप बोल सकते हो कि उधर ले गए सर, लेकिन टेक्निकली देखोगे तो अब आप क्या कर रहे हो ना कि आप पहले आप क्या कर रहे थे कि एक्स के अंदर वैल्यू डाल रहे थे तो आपको थीटा मिल रहा था, लेकिन अब आप थीटा के अंदर वैल्यू डालोगे तो आपको एक्स मिलेगा, मतलब आपने उल्टा खेल दिया, है ना। उल्टा खेल खेल गया सर। सेम वैसे ही देखते हैं। मान लो ये tan इनवर्स एक्स बराबर वाई, तो tan एक्स tan वाई बराबर एक्स। सेम चीज़ हुआ ना कि पहले आप एक्स डाल रहे थे तो आपको वाई मिला, लेकिन अगर आप वाई डालेंगे अब तो आपको एक्स मिलेगा। तो यही होता है इनवर्स, उल्टा कर दिया बस आपने, है ना। तो इसको हम लोग आगे देखेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब हम करेंगे तो उसके अंदर ये बढ़िया से समझाऊंगा मैं आपको फिर से। तो मैंने बस आपको एक थोड़ा सा इंट्रो दे दिया। चलिए नेक्स्ट करते हैं कॉम्पोजिट फंक्शंस, बहुत इंपॉर्टेंट, और इस जो हमारा सीरीज है इसका लास्ट, जो सीरीज नहीं बेसिकली जो वीडियो है इसका लास्ट टॉपिक, कॉम्पोजिट फंक्शंस क्या होता है भाई। सर कॉम्पोजिट फंक्शंस देखो कुछ नहीं होता, एक होता है कि एक फंक्शन में ना दूसरे फंक्शन की वैल्यू डालते हैं बेसिकली, है ना। दो फंक्शंस को हम यूज करते हैं। देखो, द आउटपुट ऑफ द इनर फंक्शंस बिकम्स इनपुट ऑफ द आउटर फंक्शन। सर समझ में नहीं आया कुछ, बिल्कुल ऊपर से चला गया। देखो, मान लो कि एफ एक्स बराबर साइन एक्स है। ये साइन लोगे तो यार डिफाइन नहीं होगा वो, रुको। अ, मान लो कुछ भी है यार, एक्स प्लस टू, और जी एक्स है 5x। तो कॉम्पोजिट कैसे लिखते हैं, मतलब कि एफ के अंदर, एक्स के अंदर आप जी एक्स डाल देते हो ऐसे करके, एफ एक्स के अंदर आप जी एक्स डाल देते हो, यानी कि इसके अंदर जी एक्स डालना है तो एक्स की वैल्यू अब यहाँ से उठा के जो एक्स के जगह आपने जी एक्स डालना है, यानी कि जी ऑफ एक्स प्लस टू, यानी कि सर 5x+2। तो ये क्या बन गया, इसी को हम कहते हैं फॉग एक्स, है ना। फॉग एक्स क्या बन गया, 5। अब आप सिमिलरली गॉफ बना सकते हो। गॉफ कैसे होगा सोचो, गॉफ कैसे होगा, यानी कि जी ऑफ एफ एक्स हो जाएगा। तो जी के अंदर एफ एक्स डालोगे, यानी कि 5x, है ना, कि 5f(x). एक्स के अंदर सिर्फ एफ एक्स से रिप्लेस कर दिया मैंने, बेसिकली ये किया, यानी कि एफ एक्स की वैल्यू क्या है 5, और ये x+2 हो गया। इसी को हम कहते हैं गॉफ एक्स। गॉफ एक्स क्या हो गया सर, 5x+2। ठीक है। हालांकि बहुत सारे किताबों में, मतलब एनसीईआरटी में तो ये रहता है, लेकिन बहुत सारे स्कूल्स में ओमिटेड रहता है, तो आप देख लेना, अगर आपके में है तो कर लो, और अगर जेई के लिए कर रहे हो तो बिल्कुल कर लो। ठीक है। तो मैंने आपको उतना डेप्थ में नहीं बताया है, बस ऊपर ऊपर से बता दिया, क्योंकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बाद में काम आएगा जब हम लोग आगे करने वाले हैं। मैंने बस आपको एक इंट्रो दे दिया इसका, ये आगे आपका जो कैलकुलस होगा उसमें बहुत काम आएगा, अभी ये फिलहाल उतना काम का नहीं है। ठीक है। तो इस पर क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि कर ही रहे हैं तो यार अच्छे से ही कर लो। देखिए, तो ये फंक्शन डिफाइंड है, 2 को 3 से, 3 को 4 से, 4 को 5 से, 5 को 9 से, और जी है, ये देखिए एफ यहाँ पे है, जी यहाँ पे है आपका। तो F2 दिया हुआ है, F3 दिया हुआ है, F4 ऐसा करके दिया हुआ है, आपको गॉफ निकालने कह रहा है, यानी कि गॉफ की वैल्यू, यानी कि जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स, है ना। जी ऑफ एफ एक्स आपको फाइंड करने कह रहा है ये, बढ़िया सर। जी ऑफ एफ एक्स कैसे फाइंड करेंगे यार, बताओ। देखो, हमें किसका किसका निकालना है जी ऑफ एफ एक्स, F(2), F(3), F(4), F(5) एंड जी। ठीक है। तो F(2) यानी कि गॉफ ऑफ टू, गॉफ ऑफ टू कैसे लिखोगे, जी ऑफ F(2), है ना, ऐसे लिखते हैं इसको। तो जी ऑफ F(2), F(2) क्या है, G3। यहाँ से देखो ना, ये सीरीज टाइप का है बेसिकली। जी ऑफ F(2) की वैल्यू यहाँ पे 3 दे रखी है, तो यहाँ पे 3 डाल दो, जी ऑफ 3 F(2) की जगह। और जी ऑफ 3 कितना हो जाएगा, देखो जी में आप 3 डाल रहे हो तो 7 आ रहा है, यानी कि 7। तो सिमिलरली बेटा यहाँ पे सिमिलरली क्या हो जाएगा, जी ऑफ, है ना, गॉफ 3, गॉफ 3 भी निकाल लो, जी ऑफ F(3), डबल ब्रैकेट्स में डालना है इसको, यानी कि जी ऑफ F(3) कितना है, 4। और यहाँ पे आपको जी ऑफ 4 की वैल्यू भी गिवन है 7, है ना। जी ऑफ 4 की वैल्यू 7 गिवन है, यहाँ से देख लो, जी ऑफ 3, जी ऑफ 4 सारे 7 है, यानी कि दोनों 7 7 है। तो बाकी आप निकाल लेना, है ना। ये सिमिलरली आप F(5) निकाल के देख लेना यहाँ से कौन सी वैल्यू आ रही है, तो आप गॉफ निकाल सकते हो। ठीक है, बहुत ही ईजी चीज़ है। चलिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन है 1 1 और 2 का, ये आपके लिए मैं होमवर्क लेके आया हूँ।
होमवर्क में निपटाइएगा इसको, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और इसका मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, सारे क्वेश्चंस में हिंट दे रहा हूँ मैं आपको कि देखो साइन एक्स की जो वैल्यू होती है वो 0 से π/2 में वो नॉन रिपीटिंग होती है, रिपीट नहीं करती, रिपीट नहीं करती। कॉस एक्स की भी नहीं करती है बेटा 0 से π/2 में, दोनों की रिपीट नहीं करती 0 से π/2 में, है ना। रिपीट नहीं करती ना, 0 से π/2 तो इसका कर्व ही होता है, उसमें इनकी वैल्यूज रिपीट नहीं करती, उसके बाद रिपीट करनी शुरू करती है। तो यही वो कह रहा है कि एफ और जी 1 1 होंगे, ऑब्वियसली 1 1 तो होगा यार, जब रिपीट ही नहीं कर रहा तो उसमें तो इमेज तो आएगा ना, सारा इमेजेस आएगा एक एक का, रिपीट हो नहीं रहा तो उसमें मैनी वन तो बनेगा ही नहीं। मैनी वन बनेगा π/2 के बाद, लेकिन वहाँ पे ये क्वेश्चन है ही नहीं, डिफाइंड ही नहीं है, π/2 तक ही डिफाइंड है। और एफ ऑफ जी इज नॉट 1 1, तो इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले लो ना कि साइन 0 प्लस कॉस 0, बेटा ये भी 1 होता है। और साइन π/2 प्लस कॉस π/2 ये भी 1 होता है। तो हालांकि मैंने पूरा क्वेश्चन कर ही दिया आपके लिए, तो दो वैल्यूज देखो 0 और π/2 पे दोनों पे सेम आ रहा है, तो ऑब्वियसली 1 1 तो नहीं होगा यार, है ना, 1 1 तो नहीं होगा। तो इस तरह से आप कर सकते हो, लैंग्वेज में लिखना है इसको, बिल्कुल होमवर्क में बेटा इसको ट्राई करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये वाला भी है क्वेश्चन, ये भी आप एक होमवर्क में करेंगे, ये भी एक होमवर्क है आपके लिए। क्वेश्चन 18 भी आपके लिए होमवर्क है, ये भी आप होमवर्क में करेंगे, बहुत ईजी क्वेश्चन है, आपके एनसीईआरटी का मिसलेनियस का है, और ये आपका सॉल्व एग्जाम्पल्स का ही है, ठीक है। चलिए तो बेटा आज का सेशन यहाँ पे हम लोग कंक्लूड करते हैं। उससे पहले मैं आपके लिए होमवर्क लिख देता हूँ कि आपको क्या क्या कंप्लीट करना है। पहला, आपको क्या करना है, री अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस री अटेम्प्ट करो, है ना, डन टुडे, है ना, सारा क्वेश्चन जितना हमने करा सारा आपको री अटेम्प्ट करना है। दूसरा दूसरा कि आपको एनसीईआरटी फुल सारे क्वेश्चंस करने हैं, ऑल क्वेश्चंस, ऑल क्वेश्चंस करने हैं। आप आराम से टाइम लो, ऐसा नहीं है कि मैं आज करने बोल रहा हूँ, एक हफ्ते का टाइम लो, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस करो, इंक्लूडिंग सॉल्व्ड एग्जांपल्स प्लस एक्सरसाइज, ठीक है, आपको करना है। और आप इसका प्रॉपर एक रिवीजन भी करोगे, रिवीजन करना, अच्छे से रिवाइज करना, है ना, अच्छे से रिवाइज करना बेटा। और चौथा चीज़ कि आप चाहो तो इसका नोट्स भी बना सकते हो, लेकिन नोट्स को पढ़ते रहो, क्योंकि थ्योरी भूलना नहीं है, थ्योरी के लिए दोबारा से वीडियो ना देखनी पड़े, तो ध्यान देना, क्योंकि बहुत टाइम लगता है वीडियो देखने में, ठीक है। पढ़ते रहो लिखना है यार, यहाँ पे थ्योरी की लिख दिया मैंने, पढ़ते रहो, ठीक है। चलो, तो ये आपका होमवर्क था और हमने आज का सेशन अच्छे से कंप्लीट कर लिया। मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराए, कुछ मैंने आपको होमवर्क भी दिए हैं, आप उसको अच्छे से करना, ईमानदारी से करना, और कोशिश करना कि बिना किसी सपोर्ट के आप उस क्वेश्चंस को कर पाओ। अगर नहीं कर पाते हो तो कोई टेंशन वाली बात नहीं बेटा, अभी स्टार्टिंग की टाइम है, अभी आप आराम से नहीं भी, लेकिन आप अटेम्प्ट खुद से करना, नहीं कर पाओगे तो आप सॉल्यूशन कहीं से खोज के आप देख सकते हो, हर जगह मिल जाएगा यार, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, हर जगह सॉल्यूशन मिल जाता है, ठीक है। तो बहुत बहुत थैंक यू आप सबका इस लेक्चर को अटेंड करने के लिए। हमने लास्ट लास्ट तक आप बने रहे भाई, ये क्या हो रहा है यार, है ना, लास्ट लास्ट तक आप बने रहे, और आई होप सो आपको इस वीडियो से बहुत हेल्प मिलेगी। और अगर आपको पसंद आए जो भी हमारा कंटेंट था, और इसका जो नोट्स है, मैं आपको लिख देता हूँ कि इसका जो नोट्स है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पे नोट्स मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहाँ पे आप इसको ज्वाइन कर लो, और आपको सेम यही वाले नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मैं प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो आपको इसका नोट्स मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, इसको डाउनलोड करो, अच्छे से पढ़ो और सारे क्वेश्चंस को फिर से अटेम्प्ट करो। बहुत बहुत थैंक यू बेटा इस वीडियो को देखने के लिए, और इसको शेयर करना पसंद आए तो, है ना, और एक लाइक ज़रूर छोड़ के जाना, अटेंडेंस लगा देना अपना, लाइक कर देना, ठीक है, लाइक करना। और चैनल पे ऑब्वियसली आप नए हो गए तो सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल पे, है ना, सब्सक्राइब मार देना, और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना यार, भला कर दो यार किसी का, है ना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ, ठीक है। चलो, बहुत बहुत थैंक यू, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। और नेक्स्ट सेशन में कोशिश करूँगा कि जो एनसीईआरटी में जो सीक्वेंस है उसी चैप्टर सीक्वेंस में हम कंटिन्यू करें। चलिए बेटा, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।